हमारे साथ निशिकांत दुबे जी मौजूद हैं। आप सुबह सुबह उठते हैं और अपने वकील को पहले फोन करते हैं कि मुझे जरा देखो डिफेमेशन का केस आया है या नहीं, कितनी नई FIR हुई है, ऐसा होता है क्या? अब अभ्यस्त हो गया हूँ। अभी तक कितनी FIR आप पे करवा दी है? 45 FIR तो झारखंड में। अरे बाप, आपके घर वाले भी कहते होंगे कि बाप का दादा का सबका हिसाब आपने कर लिया, जितना पहले नहीं हुआ कभी वो अब हो गया। मेरे पिताजी कहते हैं ना कि मैंने कभी जीवन में कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे ऊपर केस हो। 2011 में CIA का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ कि 1985 जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40% जो उसके सांसद थे वो US से बिके हुए। उन चीजों को आम जनता तक ले जाने के लिए जो माध्यम था वो अखबार था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उसके एडवर्टीजमेंट को, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को ऐसा कंट्रोल करके इन लोगों ने रखा हुआ था कि जनता के सामने जाता नहीं था, इसीलिए हुई एंड क्राई नहीं होता था। तो ये चीज देश के लिए बहुत घातक होगी जो राहुल गांधी कर रहे हैं। 2004 से लेकर 14 तक राहुल गांधी जी चला रहे थे, सोनिया जी ही चला रही थी, मनमोहन सिंह जी तो पपेट थे। ये बताइए कि भारत सरकार में कितने सचिव जो है उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC बनाए। आपने मुख्यमंत्री जिसको बनाया अमरिंदर सिंह जी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC थे। विलासराव देशमुख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC थे। एक उदाहरण तो दो भाई साहब, नारायण दत्त तिवारी को आपने बनाया, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC थे। आपने विजय बहुगुणा साहब को बनाया, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC थे। आपने किसको किया? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदार, आप कह रहे हैं इससे ज्यादा रिजर्वेशन देना नहीं बना। फिर आपने कास्ट सेंसस क्यों कराया? ये बैकडोर से मुसलमान को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ये पूरे राहुल गांधी जी से लेके ये पूरे अपोजिशन का ये मापदंड, और मुसलमान को मिलेगा घंटा। आपकी सोच बदली है या आप अभी कायम है उस पर कि जुडिशरी में बदलाव की जरूरत है और जुडिशरी अपने दायरे को लांघ जाती है? ये निशिकांत दुबे का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर ये मुसलमानों को पसंद नहीं करते, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, और देखो वहाँ मुस्लिम कंट्री में जाके कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। इसीलिए कि जब ओवैसी कह रहे थे कि आतंकवाद का धर्म हुआ और मुसलमानों ने जो है हिंदुओं को मारा, तो मेरी बात जब ओवैसी कह रहे थे तो मुझे यहाँ बोलने की क्या आवश्यकता है, इसलिए मैं वहाँ बोल रहा था। कई सांसद BJP के भी वो ढंग से काम नहीं करते, क्योंकि उनको भी ये मन में आ गया है कि मोदी जी हैं और उनके नाम पे उनके फोटो पटा और CM नीतीश कुमार होंगे। CM नीतीश कुमार, उनकी तबीयत ठीक है? उनकी तबीयत योगी जी को आप कैसे देखते हैं? 2027 में क्या CM योगी जी होंगे? और आप उनको कभी दिल्ली आता देखते हैं योगी जी? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं और वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हमें इस देश की पॉलिटिक्स, अभी की, पहले की और भविष्य में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों आयामों को समझने में टॉप एंगल से मदद करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो बेहतरीन सांसद तो हैं ही, 4 बार के सांसद तो हैं ही, उनको उत्कृष्ट सांसद का अवार्ड भी मिला हुआ, 100% अटेंडेंस रहती है, लेकिन जब भी बोलते हैं कंट्रोवर्सीज भी बहुत होती हैं। कांग्रेस पार्टी में जब भी उनका कोई बयान कोई सुनता है तो उनको आग ही लग जाती है। हमारे साथ निशिकांत दुबे जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप एंगल में। आपका भी धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया है, और आपको लगातार सुनते रहता हूँ, लगातार देखते रहता हूँ। बहुत धन्यवाद। हम लोग और आपको सुनते रहते हैं। और आपका जो रिसर्च है उस पर, उसका मैं मुरीद हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की पत्रकारिता में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि रिसर्च बेस्ड जो है अपना विश्लेषण करते हैं और जनता तक ले जाते हैं। वो चीजें जो कमी मुझे खल रही थी काफी वर्षों से, उसको आपने पूरा किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र। थैंक यू सर। उसके पीछे एक अच्छी, बहुत मेहनती टीम है जो मेहनत करती है और इसीलिए वो शो अच्छा जा रहा है, पाठशाला। लेकिन मेरे मन में एक सवाल पहले तो ये था कि आप सुबह सुबह उठते हैं और अपने वकील को पहले फोन करते हैं कि मुझे जरा देखो डिफेमेशन का केस आया है या नहीं, कितनी नई FIR हुई है, ऐसा होता है क्या? अब अभ्यस्त हो गया हूँ। शुरुआती दौर में जो है वो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब जब नहीं आता है तो मजा नहीं आता है। मुझे लगता है शायद कुछ नहीं किया होगा। अभी तक कितनी FIR आप पे करवा दी है, स्पेशली कांग्रेस ने? 45 FIR तो झारखंड में है, अरे बाप रे। और वो FIR मेरे ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, माँ पिताजी के ऊपर, भाई के ऊपर, बच्चों के ऊपर, समों के ऊपर FIR। एक एक केस में जो है 3-3, 4-4 FIR हैं, तो वो लगभग लगभग सभी क्वैश हो चुके हैं।
और दूसरा डिफेमेशन के कई एक केसेस में झेल रहा हूँ, आपको पता ही। तो मुझे लगता है कि 5-6 केस यहाँ का मान लीजिए, तो टोटल 50 से ऊपर केस लड़ रहा सेंचुरी हूँ, मार दिया। हाफ सेंचुरी। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे आपने कहा कि रिसर्च की टीम है, उसी तरह मेरी भी जो है एक टीम है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है, जो मुझे कभी टेंशन नहीं देती है। वो अपने हिसाब से ही काम करती है। तो मुझे कभी, अब पहले शुरुआती दौर में बहुत टेंशन होता था कि मुझे ब्रीफिंग में जाना पड़ता था या वकीलों को कंसल्ट करना पड़ता था। अब वो नहीं है, तो इसीलिए बड़ा नॉर्मल, मतलब ऑटो पायलट मोड में वो केसेस चले गए। लेकिन घर में लोग तनाव नहीं लेते कि क्या कर रहे हो, फिर कुछ हो गया, ऐसा कुछ? पहले तनाव था, कोई भी चीज आज से जब 5-6 साल पहले ये केसेस का सिलसिला चालू हुआ 2020 से, बेसिकली 2020 के पहले मैं आपको बताऊं, 2014-19 में जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया, तो मैं बड़े फक्र के साथ कहता था कि मेरे किसी खानदान के ऊपर, 7 पुश्त नाना के घर की तरफ और 7 पुश्त दादा के घर की तरफ, किसी के ऊपर 107 का भी केस नहीं है, जमीन का सिविल सूट भी नहीं है। तो मैं चुनाव में बहुत फक्र के साथ ये बातें कहता था जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन जिस दिन मेरा चुनाव खत्म हुआ, उस दिन मेरे ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, सबके ऊपर जो है 307 का केस था। पहला केस जो मेरे ऊपर रजिस्टर हुआ, वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर हुआ। तो उन दिनों काफी डर लगता था, भय लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे आप समझे 16-17 साल में लोग चमड़ा जिसको कहते हैं मोटा हो जाना, तो चमड़ा मोटा हो गया। आपके घर वाले भी कहते होंगे कि बाप का, दादा का, सबका हिसाब आपने कर लिया, जितना पहले नहीं हुआ कभी वो अब हो गया। मेरे पिताजी कहते हैं ना कि मैंने कभी जीवन में कोई गलती नहीं की, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरे पिताजी जिंदा है, मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे ऊपर केस हो। नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स में ये सब होता है। और पॉलिटिक्स में अगर आप केस से, एफआईआर से, डिफेमेशन केस से अगर आप डरने लग गए, तो फिर तो स्पेशली आज की डेट में आप काम नहीं कर पाएंगे। और आप तो पॉलिटिक्स में, आज तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जाता है कि भाई कुछ करके डराओ धमकाओ। आपकी आवाज दबाने के लिए केस ही तो एक माध्यम है, तो वो केस करते हैं। तो केस से जो डर गया वो मर गया, और केस से जिसने लड़ाई की वो नेता हो गया। नहीं, और कई जगहों पे तो ये है कि पुलिस को हथियार बना लिया है कि मतलब एफआईआर कर दो, कहीं केस हो रहा है और वहां से पुलिस आ रही है पत्रकार को ढूंढते हुए कि भाई एफआईआर है, एफआईआर है। फिर कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, तब जाके जो है वो स्टे लगता है और वो होता है। ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर, चूंकि मैं आईटी कमेटी का खुद चेयरमैन हूं, मैं खुद ही इन चीजों से काफी चिंतित हूं कि ये जो सोशल मीडिया है, ये अपने आप को जो है वो पब्लिशर नहीं करती है, इंटरमीडियरी करती है। और इंटरमीडियरी जो है वो पूरे देश दुनिया में फैल जाते हैं, और आप उसका जो जुरिस्डिक्शन है, पहले क्या होता था, यदि क्राइम हमने दिल्ली के अंदर किया तो एफआईआर दिल्ली में होगा। आज भी जीरो एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट यदि आया है, तो यदि कहीं केस हो गया, कर्नाटक में केस हो गया, तमिलनाडु में केस हो गया, तो उसको वापस हमारे यहाँ आना है। लेकिन ये सोशल मीडिया के युग में वो सभी उसको, जैसे अखबार में भी छपता था, तो जो अखबार में, यदि लखनऊ के अखबार में छपा तो लखनऊ में केस होगा, दिल्ली के अखबार में छपा दिल्ली के केस होगा। इसको उसने जो ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन मान लिया है, और जिसके कारण कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी इसकी जिम्मेवार है कि उसको जो टूल मिल गया है कि कहीं भी केस कर दो और पत्रकारों को उठाने के लिए आ जाए। इसके लिए शायद हमारी कमेटी इसके लिए चिंतित है, और मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार से आग्रह करूंगा कि उसके जुरिस्डिक्शन को तय कर दीजिए कि आदमी कहां से पोस्ट कर रहा है, जहां से पोस्ट कर रहा है वहीं एफआईआर हो, तो ये बेहतर सिचुएशन होगा। सही बात। या नहीं तो आप देश भर में घुमाते रहिए, क्योंकि यदि आप पब्लिशर जहां का होगा तो आप केस वहीं करोगे। सोशल मीडिया तो इंटरमीडियरी है। तो मान लीजिए एक्स पर हमने पोस्ट किया, तो दिल्ली में यदि हमने दिल्ली से पोस्ट किया, वो तो लोकेशन आ जाता है, तो दिल्ली में एफआईआर करिए। आप उसको जो है केरल में कैसे एफआईआर करके अरेस्ट करके ले चले, या कर्नाटक में कैसे एफआईआर करेंगे। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल, और करना भी चाहिए, वरना पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आज की डेट में जिस तरह के हालात हैं। लेकिन निशिकांत जी, आपका जो बैकग्राउंड है, थोड़ा दर्शकों को वो भी बताइए कि कहाँ आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, फिर आप पॉलिटिक्स में कैसे आए, और ये हुआ कैसे, फिर आने के बाद आपको क्यों लगा कि भाई यहाँ रहना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, वो जर्नी क्या है? देखिए, क्या है कि आज मैं जहां से सांसद हूँ, मेरी पैदाइश वही है, देवघर में। लगोड्डा लोकसभा का वो पार्ट है। देवघर 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है, और 51 शक्तिपीठ का एक शक्तिपीठ है। प्रत्येक साल 5 करोड़ लोग वहां जाते हैं। वहां मेरे 2 मामा जो है, वो देवघर में एक कॉलेज है जिसमें प्रोफेसर थे, एक
मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, एक फिलॉसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। मेरे मामा जो थे, जो फिलॉसफी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ, इन सबों में एक्टिव थे। और वो महामंत्री थे संथाल परना। उस वक्त एक जिला ही संथाल परना हुआ करता था बिहार में, यदि आपको ध्यान हो। अब 6 जिले हो गए हैं, लेकिन पहले एक ही जिला संथाल परना था, जिसका हेडक्वार्टर दुमका था। तो वो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे। तो 1975 में वो जेल चले गए, इमरजेंसी में उनको जेल दे दिया गया। वो मामा, मेरे मामा 19 महीना जेल में रहे। उसका प्रतिफल क्या हुआ कि जो मेरे फादर काम करते थे, वो मेरे फादर सैक हो गए, उनको डिसमिस कर दिया गया नौकरी से, और वो कभी रीइंस्टेट नहीं हो पाए। मतलब इस तरह से उनको डिसमिस किया गया। वो चार्जेज ऐसे हुए जिसमें कि फिर कभी वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर मेरे फादर 75 में ही, 76 में आप मान के चलिए कि वो गांव चले गए। मैं भी गांव चला गया और गांव में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो वो शहर के बच्चे को जो गांव जाना पड़ा, तो वो जो एक एंटी कांग्रेस फीलिंग थी, उस एंटी कांग्रेस फीलिंग से जो मैं शाखा जाने लगा, जो बड़ा हुआ, तो फिर मैं विद्यार्थी परिषद में हो गया। विद्यार्थी परिषद में मैं 1 साल विस्तारक रहा। फिर जब मैं यहाँ आया दिल्ली, तो स्वदेशी जागरण मंच बनाया था। गोविंद जी मेरे लोकल गार्जियन हो गए। गोविंद जी मेरे जन्म लेने के पहले आरएसएस के प्रचारक बने थे, और भागलपुर में जो है वो प्रचारक बन के गए थे 1967 में। और मेरे घर पे ही 3 साल रहे थे, मेरे जन्म के पहले की बात। तो इस कारण से उनके साथ संबंध थे, तो हम दिल्ली आ गए। और फिर मैं स्वदेशी जागरण मंच में 93 में मैं काम करने लगा एसआर में। मैं आपको बताऊं कि वो एक अलग कहानी। और उसके बाद जो है मैं एसआर में काम करते हुए स्वदेशी जागरण मंच में 4 साल मोर और लेस फुल टाइमर के तौर पर हमने काम किया। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मेला जो हुआ इस देश में सबसे पहले 99 में, जिसका उद्घाटन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तत्कालीन राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने, वो मेरा कॉन्सेप्ट था। हमने उसको चलाया। हमने पदयात्रा की स्वदेशी की, सेवाग्राम से अल कबीर तक स्लॉटर हाउस के खिलाफ, जो अल कबीर स्लॉटर हाउस बना था, तो वो 700 किलोमीटर की जो है हमने पदयात्रा की। तो मैं एसआर में काम करते हुए ही विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, इसके बाद जो है मैं ऑल इंडिया कमेटी में रहा युवा मोर्चा के। उस वक्त मोदी जी हमारे प्रभारी थे युवा मोर्चा के, वो जनरल सेक्रेटरी होने के नाते। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट में काम करते हुए ही कंटिन्यूटी थी, एंटी कांग्रेस एक फीलिंग थी। और फिर फाइनली 2004 में मैं भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहता था, किसी कारण से मुझे टिकट नहीं मिला। तो 2009 में झारखंड से मुझे टिकट मिल गया, और उसके बाद पिछले 4 टर्म से मैं वहाँ का सांसद। यानी जो राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम आपसे परेशान घूम रहा है, उनको पता रहना चाहिए कि उनकी दादी जी ने जो 1975 में इमरजेंसी लगाई, वहीं से नींव पड़ी कि आप यहाँ पॉलिटिक्स में आएंगे। और वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बचपन का जो डीएनए में आपके आ गया, जो आपके खून में आ गया कि इनके कारण परेशानी हुआ, पूरा परिवार परेशान हुआ, तो उस परेशानी को कैसे कोई भूल सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस का जो विरोध है, वो विरोध आप समझिए वो डीएनए का पार्ट है, और मेरे मरने के बाद ही वो खत्म हो। लेकिन निशिकांत जी, जब आपने वो इमरजेंसी का दौर देखा, और अब जब आप आज की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस को देखते हैं, आपको कोई फर्क दिखता है? राहुल गांधी संविधान की कॉपी पॉकेट में लेके घूमते हैं, संविधान लहराते हैं, कहते हैं हम तो संविधान की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, मोदी तानाशाह है। आपको ये बात समझ में आती है? कोई डिफरेंस दिखता है उनकी दादी और उनमें? मैं, क्या है कि जनता की यादाश्त जो है बहुत छोटी होती है। मैं भी लगातार, आप देख रहे हैं कि मैं लगातार एक्स पर कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ। अब आप समझिए कई एक ऐसे मुद्दे हैं जो कि 2004 में आए, 2005 में आए, 2007 में आए, 2008 में आए, 2011 में आए, 2013 में आए। किसी व्यक्ति ने, अखबार ने, इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको दिखाने का प्रयास नहीं किया। इस देश में जन आंदोलन नहीं। जैसे विकीलीक्स का एक केवल मैं अभी देख रहा था, वो साफ कहता है कि 2008 में जो वोटिंग राइट्स दिए गए, जो वोटिंग हुए, उस वोटिंग में सांसदों को पैसे दिए गए। आपको पता है किसी लोकसभा में जो है अडवाणी जी पैसे लेके गए,
प्रूवन था। उसको जो है अमेरिका का जो है एम्बेसडर प्रूव करता है, विकीलीक्स जो है उसको एंडोर्स कर रहा है। इसके बावजूद भी कितने लोगों ने इसके बारे में चिंता जाहिर की, कितने आर्टिकल लाए। जैसे मैंने कहा कि जब जागो तभी सवेरा, 2011 में सीआईए का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ कि 1985 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40% जो उसके सांसद थे वो यूएस से बिके हुए थे। कई एक पत्रकारों के बारे में, कई एक मीडिया एजेंसी के बारे में, मैं उसके नाम पर नहीं जाना चाहता, सभी के बारे में कहा गया। इवन एक सुभद्रा जोशी स्वतंत्रता सेनानी भी थी, जब वो चुनाव लड़ी 77 में 80 में, उनको कहा गया कि जर्मनी ने उनको उस जमाने में 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया बहुत होता है। कोई भी किसी 2011 में जब आ गया, आज तक किसी अखबार ने उसके बारे में कोई चिंता जाहिर नहीं। यदि आप सोनिया जी के बारे में कुछ कह देते, राहुल जी के बारे में कह देते, या वहां के मुख्यमंत्री के बारे में ही कह देते, कोई ना कोई आदमी जेल जा रहा था। इसीलिए आपको ध्यान हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 69A को जो है वो पूरा का पूरा खत्म किया, वो एक्ट खत्म किया, क्योंकि वो राइट ऑफ प्रिवेसी के खिलाफ है या बोलने की स्वतंत्रता जो है उसके खिलाफ है। ये दो चीजें आपको ध्यान हो कि खत्म किया। सारी जगह केसेस होते थे। आप पिछले 20-22 साल में बताइए, मतलब 2001 के बाद से 24 साल, मोदी जी या तो इस देश में कहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे या किसी देश के प्रधानमंत्री। हमारे भी मुख्यमंत्री किसी न किसी राज्य में है। जितनी गाली माननीय मोदी जी को पिछले 24 साल में मिली होगी, मुझे तो नहीं लगता कि किसी पॉलिटिशियन को इतनी गाली मिली होगी। प्रेज की तो बात छोड़िए। आपने देखा है कि कोई पोस्ट करने के कारण, कोई आर्टिकल लिखने के कारण किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है, कोई एफआईआर हुआ है? तानाशाही 2014 तक, संविधान खतरे में 2014 तक था। राहुल गांधी जी से यह सवाल नहीं पूछा हो। कारण यह है कि 2014 तक, और मैं इसका एक सीधा कारण जो मैं समझ पाया इतने वर्षों में, कि 2014 के पहले सोशल मीडिया नहीं था, लगी नहीं के बराबर था। ट्विटर था, लेकिन गिने चुने लोग उसका यूज कर रहे थे। इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, या फेसबुक का जमाना जो है बहुत रेयर था, मेटा बहुत रेयर था। तो उन चीजों को आम जनता तक ले जाने के लिए जो माध्यम था वो अखबार था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उसके एडवर्टीजमेंट को, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को ऐसा कंट्रोल करके इन लोगों ने रखा हुआ था कि जनता के सामने जाता नहीं था, इसीलिए हुई एंड ट्राई नहीं होता था। हम जब से आए तब से सोशल मीडिया का ही जमाना है, तो हम रोज स्क्रूटनी में। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज क्वेश्चन इसीलिए जनता के बीच में यह जताने की आवश्यकता है कि संविधान को किसने पिंजड़े में बंद कर लिया। यदि आपको ध्यान हो, सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का जो है एक बड़ा अच्छा बयान है कि सीबीआई जो है वो पिंजड़े में कैद है, तोता है वो। हमारे सामने किसी डायरेक्टर सीबीआई ने ये बातें नहीं की। तो गांधी नेहरू परिवार की डीएनए में इमरजेंसी है, और कहा जाता है अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए किया, जो उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए किया। आप ये सोचो कि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की बात करते हैं, सभी करते हैं। 370 और 35 से नहीं होने के कारण जम्मू कश्मीर में न शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन, न शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन, न ओबीसी को रिजर्वेशन। किसने दिया? हमने दिया। आपको मैं दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं। दिल्ली, जिसमें कि शीला दीक्षित जी 15 साल तक शासन चलाई, और शीला दीक्षित के बाद 10 साल तक केजरीवाल जी रहे। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश भर में लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन लागू है। पूरे देश भर में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं है, वो कॉलेजियम सिस्टम है, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन दिल्ली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब छोड़कर ओबीसी को आज तक रिजर्वेशन नहीं। शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्षों बाद आई है, 27 साल के बाद जो है उसको मौका मिला है, तो शायद कुछ करे। लेकिन किस तरह की बात करते हो? न शेड्यूल कास्ट के बारे में चिंता, न शेड्यूल ट्राइब के बारे में चिंता, न ओबीसी के बारे में चिंता, न देश की यूनिटी के बारे में चिंता। अभी गवई साहब ने क्या कहा कि 370 खत्म होने के बाद भारत का संविधान है, ये पूरे देश भर में लागू।
तो इस तरह से यदि आप कह सकते हैं कि उनके डीएनए में इमरजेंसी। लेकिन नैरेटिव तो वो ऐसे गढ़ते हैं ना कि मतलब वो मीडिया वाले से भी पूछेंगे कि तुम्हारे यहाँ बताओ कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंकर हैं, या तुम्हारे यहाँ बताओ मालिक जो है वो जनरल कास्ट से है या नहीं। अब हम ही लोग जब चैनल चलाते हैं, या हमने 4 साल पहले जब नवभारत लॉन्च किया, मैं इंटरव्यूज ले रहा था, मुझे नहीं ध्यान मैंने कभी किसी का कास्ट देख के उसको चूज किया हो कि भाई ये फलाने कास्ट से है तो इसको रख लेते हैं, जो काबिल लगा उसको रख लिया। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। वो बेसिकली एक तरफ बल्क में मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिंदू को इस तरह से डिवाइड कर दो कि वो कभी यूनिटी की बात ही ना करे, उसको लगे कि हाँ यार मेरे साथ तो गलत हुआ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। ये चीज अगर पेनिट्रेट कर गई, जिसका एक झलक हमने थोड़ा सा 2024 के इलेक्शन में देखा था कि जब बोल दिया गया कि संविधान खत्म होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको कितना नुकसान हुआ वो सीटों में दिखा। क्या ये अगर हो पाया और आगे बढ़ा तो ये चीज देश के लिए बहुत घातक होगी जो राहुल गांधी कर रहे हैं। क्योंकि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो आपको ध्यान हो कि 2 घंटे का भाषण उस वक्त तत्कालीन लीडर ऑफ द अपोजिशन राजीव गांधी जी ने दिया, राहुल जी के पिताजी। और उन्होंने ये कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन कितना खतरनाक है, इस देश को किस मोड़ पर किस मुहाने पर ले जाएगा। उसी तरह से यदि नेहरू जी की चिट्ठी देखेंगे, जो मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने 60, 61, 62, 64 में लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जो भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हो वो सबसे घटिया और खतरनाक है। इसका एक आगे और उदाहरण दे रहा हूं कि इस देश में पहली बार पिछड़ों को रिजर्वेशन देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय ने जो है इस चीज को मूव किया, और दरोगा प्रसाद राय जी को रातों रात जो है हटा दिया। ऐसा था कि रिप्लेसमेंट नहीं था। एक दिन के लिए आपको ध्यान हो कि कोई दूसरा आदमी, मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह जो है, एक दिन के मुख्यमंत्री बने क्योंकि दरोगा प्रसाद राय जी को हटाना। 2004 से लेकर 14 तक राहुल गांधी जी चला रहे थे, सोनिया जी ही चला रही थी, मनमोहन सिंह जी तो पपेट थे। ये बताइए कि भारत सरकार में कितने सचिव जो है उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी बनाए थे, कितने सचिव। और यदि ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि उस वक्त जो है 90 का बैच जो है, जो रिजर्वेशन का बैच था, वो सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं था, मैं उनको 4 उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें जो आईएएस नहीं था वो भी सचिव बना। आरबी शाही सेक्रेटरी पावर थे, वो मामूली इंजीनियर थे। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया सेक्रेटरी फाइनेंस बने, उनका कोई आईएएस का बैकग्राउंड नहीं। तो मतलब इस तरह के हजारों उदाहरण है जो मैं दे सकता हूं। उन्होंने क्यों नहीं किसी शेड्यूल कास्ट को ढूंढ लिया, शेड्यूल ट्राइब को ढूंढ लिया, ओबीसी को ढूंढ लिया? उनके मंत्रिमंडल में कौन लोग प्रभावित? मनमोहन सिंह जी, क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी है? प्रणब मुखर्जी जी, क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी है? चिदम्बरम साहब, क्या वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी है? आप नाम दीजिए साहब। गुलाम नबी आजाद, क्या वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी है? कौन थे? चौहान साहब थे। आपको ध्यान हो कि जो शिवराज पाटिल साहब थे, जो ड्रेस ही बदलते रहते थे, जिसके कारण कि उनको हटना पड़ा, क्या वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी थे? आपने मुख्यमंत्री जिसको बनाया अमरिंदर सिंह जी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी थे। विलासराव देशमुख शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी थे। एक उदाहरण तो दो भाई साहब। नारायण दत्त तिवारी को आपने बनाया, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी थे। आपने बहुगुना सा विजय बहुगुना साहब को बनाया, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी थे। आपने किसको किया? वो कह रहे हैं अब हम सुधार रहे हैं, हमने खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया। आप जो है, खड़गे साहब ने अभी एक बयान दिया कि हम नहीं आला कमान तय करे। आला कमान कौन है भाई? आप सिद्धारमैया को हटा के डीके शिव कुमार को, मैं आपको कह रहा हूं कि 2025 में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हो जाएंगे कर्नाटक के। सिद्धारमैया ओबीसी है, उनको हटा के आप किसको बनाना चाहते हो? वो कर लीगा को ना, डीके शिव कुमार को। तेलंगाना में आपने किसको मुख्यमंत्री बनाया? रेवंत रेड्डी को ना। हिमाचल प्रदेश में आपने सुक्खू को बनाया, वो क्या शेड्यूल का शेड्यूल रहा है? अब मैं आज की बात कर रहा हूं भैया, आज की बात कर रहा हूं। आप खुद लीडर हो तो आप अपने आप को तो कहते हो सो कॉल्ड जो भी हो, ब्राह्मण तो किसी कीमत पर हो नहीं सकते, ब्राह्मण होने के लिए तो पैदा होना होगा वहां। लेकिन आप अपने आप को जो भी कहते हो तो आप तो फॉरवर्ड ही अपने आप को कहते हो ना। और उपनेता आपने किसको बनाया हुआ है? गोगोई को ना। वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी तो नहीं है ना। आपका चीफ व्हिप कौन बना हुआ है? मनिकम टैगोर, वो तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी नहीं है। आप किसको बना रखे हो भैया? तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि उस आदमी को कोई जवाब देना नहीं चाहता। सभी ने मान लिया है कि राहुल गांधी जी का जो एक देश
तोड़ने वाली जो एक शक्तियां, सोरोस के साथ जो सोरोस फाउंडेशन जो काम करता है, सेम पित्रोदा जो इसका बॉस है, अमेरिका की लॉबी जो देश को टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर देना चाहती है, जिसको मजबूत भारत नहीं चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो मजबूत भारत बना है, उसका एक एजेंडा लागू करने का इसने जो है सबसे बड़ा फैसला कर रखा है। और यही कारण है कि ये काम करता है। कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए ना, किसको क्या फर्क पड़ता है कास्ट सेंसस से। आज की डेट में आप यदि इस तरह का सिचुएशन लागू करोगे तो गूगल का हेड कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है, कोक का हेड कौन है, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, इंदिरा नूई बाहर जाकर काम करेंगे। ये ग्लोबल वर्ल्ड है। भारत को यदि आगे बढ़ना है तो उसको टैलेंट के साथ आगे बढ़ना होगा। और जो ओबीसी रिजर्वेशन भी हमने दिया है, शेड्यूल कास्ट, आज की डेट में जो यूपीएससी के रिजल्ट आ रहे हैं, आज के डेट में जो नीट के रिजल्ट आ रहे हैं, वो लड़के कंपीट कर रहे हैं। कंपीट करके जो आते हैं उनको रहने दीजिए। टैलेंट जो है इस ग्लोबल वर्ल्ड में आप आगे पीछे नहीं जा सकते हो। आप यदि मौका नहीं दोगे वो अमेरिका चले जाएंगे, आप यदि मौका नहीं दोगे वो दुबई चले जाएंगे, वो फ्रांस चले जाएंगे, वो जर्मनी चले जाएंगे। वही तो काम करेंगे। अभी U-32 जो इसका सबसे बड़ा जो अभी अमेरिका का जहाज है जो आकर बम गिरा देता है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के एक पारसी ने जो है उसको बनाया, वो 30 साल के जेल में है, इसीलिए वो बातें बाहर आ गई। हमारा टैलेंट है बॉस, इसीलिए टैलेंट को रहने दीजिए। इस यहाँ युवाओं को मत भड़काइए, युवाओं को सबके साथ कंपटीशन करके आगे बढ़ने दीजिए। और कास्ट सेंसस करा के जिनको है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो काम किया है, आपने शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को पहले से रिजर्वेशन दे दिया। जब हमारी सरकार बीपी सिंह को सपोर्ट कर रही थी, हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। मोदी जी जब बने तो हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। और जब मोदी जी बने, एक और काम किया कि जो इस देश में झगड़े का एक जड़ पैदा कर रहा था, बढ़ रहा था, कि जो गरीब लोग थे जनरल कैटेगरी में, उनको जो है आर्थिक आधार पर हमने रिजर्वेशन दे दिया। अब हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और जो माननीय मोदी जी ने किया उससे देश सहमत। तो इसमें दो प्रश्न है निशिकांत जी। एक तो ये कि फिर आप ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो भी गया तो भी रिजर्वेशन की लिमिट नहीं बढ़ने जा रही है, ये आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप कह रहे हैं इससे ज्यादा रिजर्वेशन देना नहीं बनता है। जो व्याख्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान की मूल भावना क्या है, और संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं हो सकता, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट बोलती है संविधान की व्याख्या। और वो कहती है कि मूल भावना में यदि आप छेड़छाड़ करिएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक नहीं, हजारों जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं कि ये रिजर्वेशन की सीमा जो है किसी कीमत पर 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये 10% जो है उन्होंने एक्सेप्शन पर, चूंकि संविधान ये कहता था आर्टिकल 14, 15, 16, 19 को ध्यान में रखते हुए, ये उन्होंने कहा कि इक्वलिटी के लिए, राइट ऑफ इक्वलिटी जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, उसके आधार पर 10% बढ़ा है। 60% के बाद मुझे नहीं लगता, जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, कि किसी कीमत पर यह रिजर्वेशन का दायरा 60% से ज्यादा बढ़ने वाला। बट वो यही तो हथियार बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं करेंगे, हम आएंगे सत्ता में, हम इसको 60% से ऊपर ले जाएंगे। कर सकते हैं ना। उन्होंने जो है जगमोहन सिन्हा को डिसमिस कर दिया, उन्होंने HR खन्ना को डिसमिस कर दिया, उन्होंने 10 आदमी को बाईपास करके YB चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बना दिया। तो एक दिन हो सकता है कि प्रियंका गांधी को चीफ जस्टिस बना दें या रॉबर्ट वड्रा को चीफ जस्टिस बना दें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है सीनियरिटी में जाते हैं, हम कॉलेजियम सिस्टम में जाते हैं। हमको जो है कोर्ट पर विश्वास है। जो हाई कोर्ट फैसला करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। माननीय मोदी जी ने पिछले 11 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें यह कहा जा सकता है कि हमने जुडिशरी में हस्तक्षेप किया। यदि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जो मौलिक सिद्धांत है संविधान का, और संविधान ये कहता है कि रिजर्वेशन का दायरा इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो हम में कुवत नहीं है भैया। आप बन लो, रॉबर्ट वड्रा जी जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, शायद वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं जुडिशरी पे तो बाद में आऊंगा। आज आप इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं जुडिशरी पे, लेकिन उससे पहले कि फिर आपने कास्ट सेंसस क्यों कराया? क्योंकि उसको लेकर ये लोगों की भावना है कि भाई पहले आप कहते रहे कि भाई जातिगत जनगणना करा के ये लोग तोड़ना चाहते हैं, और फिर अचानक एक दिन निर्णय आया कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। ये क्या हुआ?
देखिए, दोनों के दो अर्थ थे। कास्ट सेंसस, कांग्रेस और अपोजिशन बैकडोर से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर खूब चर्चा हुई। और आपको ध्यान हो, जब शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है 341, 342, दो ऐसे संविधान के प्रावधान हैं आर्टिकल, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट को कैसे रिजर्वेशन मिलेगा और शेड्यूल ट्राइब को कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, ये उसमें कहा गया है। तो वो ये कहता है कि यदि शेड्यूल कास्ट किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं, दूसरे धर्म मतलब जो भारत के धर्म है उसको छोड़कर, भारत के धर्म मतलब यदि वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं और सिख, ये चार भारत के धर्म, इसके अलावा जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी या जो यहूदी, ये सभी धर्मों में यदि शेड्यूल कास्ट जाता है तो वो रिजर्वेशन का हकदार नहीं। यही बात शेड्यूल ट्राइब के लिए चल रही है, अभी इस पर चर्चा चल रही है, देखें क्या होता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए लागू है। लेकिन यदि आप राज्यों में देखेंगे, और हिंदू धर्म, ये रिजर्वेशन की पॉलिसी क्यों आई? हिंदू धर्म के बारे में यह कहा जाता है कि हिंदू जो है वो कास्ट की बात करते हैं, वो ब्राह्मण, शूद्र, बनिया, राजपूत, ये सब की बात करता है। इस कारण से हिंदू धर्म में काफी गलतियां हैं। उस गलतियों को सुधारने के लिए, इतने वर्षों से जो गलतियां हुई, उस गलतियों को सुधारने के लिए हम रिजर्वेशन दे रहे। इस्लाम ये कहता है कि कोई कास्ट नहीं, क्रिश्चियनिटी ये कहती है कोई कास्ट नहीं। इसी के आधार पर दोनों धर्म है, दोनों धर्म के बारे में कहा जाता है। जिन लोगों ने यहां इस्लाम ग्रहण कर लिया, वो इस्लाम ग्रहण करने के बाद तो कास्ट खत्म हो गया, तो आप उनको ओबीसी के नाम पर क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो? दूसरा, भारत का संविधान यह कहता है कि आप कुछ भी कर लो, यह भी मूल भावना है, मौलिक सिद्धांत है, जो पिलर जिसके ऊपर संविधान खड़ा है, कि धर्म के आधार पर आप किसी को एपीजमेंट नहीं कर सकते, तो आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। इसलिए आपको ध्यान हो कि कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है डाउन कर दिया। तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो जब इनको दिखाई दे रहा है कि आज नहीं कल बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और हम वोट बैंक की राजनीति में, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एक कंसोलिडेटेड है, उनको गरीब रखो, उनको पिछड़ा रखो और अपने वोट बैंक में रहो और उनको बीजेपी का डर दिखाते रहो, उसमें ये बैकडोर से मुसलमान को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ये पूरे राहुल गांधी जी से लेके ये पूरे अपोजिशन का ये मापदंड था। उसको तोड़ने के लिए मोदी जी ने कहा कि ठीक है, हम ही करा देते हैं। अब हम करा देंगे तो मैं आज आपको कह रहा हूं, बिना बोले बे 44 लाख जातियां हैं, 44 लाख जातियां अभी बनेगा रिजर्वेशन। एक मोटा मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो लगभग 15-16% के आसपास है। उसी आधार पर आप रिजर्वेशन दे रहे हो। शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन, तो 22.5% वो हो गया। 54% आप कह रहे हो कि ओबीसी, तो आप जोड़ लो कितना हो गया, 76.5%। ये दोनों को यदि मिला लेंगे, और इसके बाद यदि 17-18% मुसलमान है तो कितना हो गया, 94%। इसका मतलब कि जो फॉरवर्ड है इस देश में वो केवल 6% है। मुसलमान को इस आधार पर तो रिजर्वेशन दे नहीं सकते हो। इसमें जो मुझे लग रहा है कि हर हालत में जब सेंसस आएगा, एक्सक्लूडिंग मुस्लिम, मुसलमान को छोड़कर, किसी कीमत पर 43-44% से ज्यादा ओबीसी नहीं है। अब हंगामा यह शुरू होगा कि ओबीसी को तो 27% रिजर्वेशन 54% के आधार पर मिला है, तो उस रिजर्वेशन को घटाओ, और उसमें ये लोग बैकडोर से मुसलमान को रिजर्वेशन देने की बात करेंगे। जब सब क्लैरिटी हो जाएगी तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन हर हालत में जारी रहेगा, 15% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन हर हालत में जारी रहेगा, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को हर हालत में जारी रहेगा, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को हर हालत में जारी रहेगा, और मुसलमान को मिलेगा घंटा, क्योंकि
हम अपने समय ही सब कुछ लागू कर देंगे, और जब हम ये लागू कर देंगे और दुनिया के सामने जब सेंसस आ जाएगा पूरा, तो फिर चाहकर भी राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, मुसलमान अपीजमेंट की राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस किया, और मोदी जी ने जैसा झटका मारा है, शायद जीवन में कभी मुस्लिम पॉलिटिक्स अपोजिशन नहीं कर पाए। तो ये पूरा जो प्लान था, आप कह रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष का, वो सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण के फायदे तक पहुंचाने के लिए था, जो आप कह रहे हैं कि आपने खुद कास्ट सेंसस करा के और अपने रहते रहते में चीजें तय करके उसको नलिफाई करने के लिए किया। निश्चित तौर पर मोदी जी ने यही किया, और जनता के सामने वो सब कुछ सामने आ जाएगा 2 साल के बाद। ठीक है, अब देखिए वो क्या होता है, कहीं उसमें उस वक्त तो जब बवाल होगा तो क्या होगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन ये आपने जो समझाया है जिस तरीके से, उसको लेकर लोगों को सुनने के बाद विचार करने की जरूरत है कि क्या है और क्या नहीं है। फिर मैं लौटता हूँ अब इस पर कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स चलती है, उसमें कई बार ये कहा जाता है कि इस देश में कुछ बचा ही नहीं, मतलब डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई, जुडिशरी खत्म हो गई, मीडिया को तो कुछ मानते ही नहीं है वो, और बाकी सरकार के लिए उनके शब्द क्या है विदेश में भी जाकर बोलते हैं। आपके हिसाब से जुडिशरी को लेकर आपकी सोच, आपका एक बयान, आपने ऐसा बोला कि पार्टी ने भी कह दिया कि भाई हम नहीं जानते, ये जो बोल रहे हैं इनका अपना बयान है, और आपने सीजेआई चीफ जस्टिस के लिए कह दिया था कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं इससे तो देश में हिंसा भड़कती है और भड़क जाएगी इस तरह से। अभी थोड़ी देर पहले आपने जुडिशरी की बहुत तारीफ की और आपने कहा कि हम तो जुडिशरी के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। आपकी सोच बदली है या आप अभी कायम है उस पर कि जुडिशरी में बदलाव की जरूरत है और जुडिशरी अपने दायरे को लांघ जाती है कई बार? देखिए, संविधान सभी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि इस देश का मूल सिद्धांत क्या है, कहां से चलते हैं। देश का संविधान ही सर्वोपरि है, और उसी से भारत का पार्लियामेंट भी चलता है, उसी से जुडिशरी भी चलती है, उसी से ब्यूरोक्रेसी भी चलती है, उसी से पत्रकार भी चलते हैं, आम आदमी भी चलता है। सबको संविधान ने सबके लिए सब कुछ बोला हुआ है। मेरा जो मूल बात था, और जहां की मैं आज भी आपसे बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं, कि इस देश में राष्ट्रपति को हमने प्रथम नागरिक माना है, संविधान ने माना, हमने मतलब संविधान नागरिक, और जितने लोग हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक है, मतलब सेकेंड क्लास सिटीजन है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक। और इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर जब तक वो अपने पद पर बैठी हुई है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं हो सकता। यही पढ़ा है हमने बचपन से। वो तीनों सेना की अध्यक्ष है, और पूरे मंत्रिमंडल की भी, मतलब भारत का संविधान यदि हम कानून पास करते हैं तो यही कहते हैं कि राष्ट्रपति जी की इच्छा के अनुरूप ये कानून पास हो, वही साइन करती हैं तभी कानून बनता है। हम दूसरे दर्जे, कोई भी हो, हम सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, या जुडिशरी में जज, हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, चीफ जस्टिस हो, वो राष्ट्रपति महोदया को या राष्ट्रपति महोदय को या राष्ट्रपति के पद को कैसे कह सकता है कि 3 महीने में आपको फैसला करो? भारत का संविधान इसका इजाजत देता है क्या? और नहीं देता है तो पहले तो अपना देखना चाहिए ना। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं सांसद हूं, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूंगा कि मैं धनबाद में बगल में जो है ढुल्लू महतो जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं चिंता करूंगा? मैं कहूंगा अरे ढुल्लू जी ने तो ये काम कर दिया, रविशंकर प्रसाद जी तो पटना में ये काम नहीं कर रहे हैं, मैं क्या काम कर रहा हूं? तो आज जो केसेस पेंडिंग है वेरियस कोर्ट्स में, उसका तो टाइमलाइन तय नहीं है। एक एक आदमी जो है 100-100 साल से केस लड़, लोअर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डेट पर डेट हो रहा है। तो आप पहले अपने यहां टाइमलाइन तय कर लो, फिर आप राष्ट्रपति को जो है इंस्ट्रक्ट करो। तो समस्या वो है। तो मेरा ये कहना है कि सभी जगह, भारत का संविधान भी 368 जो है वो ये कहता है कि हमको समय समय पर भारत का संविधान में जोड़ने और घटाने का जो है ताकत भारत के संविधान को दिया हुआ है। तो फ्लेक्सिबिलिटी सभी जगह होनी चाहिए। तो जैसे पार्लियामेंट का बिल जो है पास होता है, बदलते हैं हम चीजों को, आप भी अपने आप को बदलो, समय यही आ गया। नहीं, आपका कंसर्न सही है, और ये कंसर्न उपराष्ट्रपति जी ने भी बोला कि भाई आप कैसे
राष्ट्रपति को अदालतें बताएंगी कि इतने टाइमलाइन में आप करके दे दो। लेकिन आपने जो बोला, जिस तरह से बोला, वो थोड़ा विवादित हो गया कि भाई कोर्ट की वजह से या चीफ जस्टिस की वजह से इस देश में हिंसा हो रही है। उसमें कई चीजें हैं, इस पर बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते हैं। चर्चा ये है कि कई एक ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि जब रात में कोर्ट खुल जाते हैं और हम जो है 20-20 साल तक इंतजार करते रहते हैं। कई एक उदाहरण है, लगातार उदाहरण आते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि 47 के बाद से 50 तक, जब तक ये संविधान लागू नहीं हुआ था, वो तो ब्रिटिश कानून से गवर्न थे हम। लेकिन 50 में जब हमने 26 जनवरी 50 को कानून लागू कर दिया, तो इस 75 साल में, ये 75 साल है संविधान लागू होने का, इस 75 साल में जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, जिसको आप हिंदू कह सकते, उनके मन में नीचे से लेकर ऊपर तक ये भावना जरूर बैठ गई है कि यदि हमारे बीच, यदि हिंदू और मुसलमान के बीच में, मतलब अल्पसंख्यक में भी सिख, बौद्ध और जैन नहीं, यदि हमारे और मुसलमान के बीच में जुडिशरी को फैसला करना होगा, तो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर फैसला हमारे खिलाफ है। और इसमें जो है सुधार की आवश्यकता है, इसमें हमको भी सुधार करने की आवश्यकता है और इसमें जुडिशरी को भी सुधार। पर इसमें जज कहेंगे कि भाई इतना बड़ा राम मंदिर का फैसला तो हमने हिंदुओं के पक्ष में दिया, मुसलमान आज भी कहता है कि भाई हमारे लिए खिलाफ हो गया सर। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई एक ऐसे हैं उदाहरण जिसमें मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे वक्फ का उदाहरण, वक्फ में कई एक आपने एग्जाम्पल सेट किए, सुप्रीम कोर्ट के हजार उदाहरण है। वक्फ जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वक्फ जो है रिलीजियस ट्रस्ट भी है और कमर्शियल ट्रस्ट भी है। उसमें कई एक 1954-55 के बाद जब वक्फ बना, उस वक्त के बाद कितने ऐसे डिसीजन हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ ही गए, और सैकड़ों हैं। एक राम मंदिर का उदाहरण जो है आप दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा जो है सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ गए। कई एक क्रिमिनल्स के उदाहरण है कि क्रिमिनल के लिए कोर्ट खुल जाते हैं, कई एक एनजीओ के लिए कोर्ट खुल जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आम जनमानस है, हिंदुओं का जनमानस, उसके मन में ये भावना बैठ गई है। उस भावना को हटाने की आवश्यकता है, जुडिशरी को भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। निशिकांत जी, क्या आप ज्यादा कंट्रोवर्सी में इसलिए फंसते हैं क्योंकि आप बहुत क्लियर कट बोल देते हैं बिना फिल्टर के? जैसे अभी जुडिशरी का तो मैंने चर्चा की, आपने जो बोला, और उसके पीछे की वजह अभी आप बता रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने बोला, आपने बोला, आपका थोड़ा क्लियर कट बोलने वाला हिसाब है तो लोगों को चुभ गया। वैसे ही जैसे अभी आपने उदाहरण देते देते कहा कि मुसलमान को मिलेगा घंटा, अब ये जो है वो लोग कहेंगे कि देखिए हम तो कहते ही हैं बीजेपी वाले मुसलमान विरोधी हमको कुछ देना नहीं चाहते हैं। नहीं, हम उनको सब कुछ देना चाहते हैं। आज यदि शौचालय मिला, सबसे ज्यादा उनको मिला। प्रधानमंत्री आवास मिला, सबसे ज्यादा मिला। यदि आप प्रत्येक महीने अनाज की बात करें, सबसे ज्यादा उनको मिला। जल जीवन मिशन में यदि कुछ मिलेगा, सबसे ज्यादा उनको मिलेगा। स्टाइपन यदि मिलेगा तो सबसे ज्यादा उनको मिलेगा। हमने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, रेल लाइन ले गए, एयरपोर्ट ले, सब चीज की व्यवस्था हमने उनके लिए, उनको सबसे ज्यादा मिला है। या फिर मैं कहूंगा कि लोगों की नाराजगी हमारी सरकार से भी हो सकती है कि आप जितनी योजनाएं गरीबों के लिए ले जाते हो वो सब मुसलमान लेके चले जाते हैं, क्योंकि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसी हिसाब से अपनी योजना को बनाते हैं। हमने केवल ये कहा कि रिजर्वेशन में इस्लाम जाति की बात नहीं करता है, और इस्लाम यदि जाति की बात नहीं करता है तो किस आधार पर उसको शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा? हिंदू धर्म में समस्या है, उसके कारण हमने जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन को देखकर हमने दिया है। इस्लाम बाहर से धर्म आया है जो जाति की बात नहीं करता है, उनको घंटा मिलेगा। मैं फिर से यही बात कर कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो यदि ये पाले हुए हैं, बैठे हुए हैं कि कोई हमको रिजर्वेशन दिला देगा इस्लाम में होते हुए, तो वो मूर्खता के शिकार हैं। उनको किसी कीमत पर रिजर्वेशन नहीं। अभी आपके एक नए नए मुसलमान दोस्त बने हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जो आपके साथ डेलीगेशन में बाहर गए थे ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ ये समझाने के लिए। ओवैसी जी के साथ ये दौरा आपका कैसा रहा? और जो ओवैसी जी को आप संसद में देखते थे, बाहर सुनते थे, इस दौरे में आपने असदुद्दीन ओवैसी का जो रूप देखा वो आपको कैसा लगा? नहीं, एक तो मैं
दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी, कि 2009 में जब मैं पहली बार सांसद बन के आया, उस जमाने से मेरे जो कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं उसमें एक ओवैसी भी, अच्छा। और ओवैसी जी के साथ मेरे बहुत पारिवारिक रिलेशन, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह की मुस्लिम परस्त वो बातें कहते हैं या पार्लियामेंट में जो जिस आवाज को उठाते हैं, और मैं जिस आइडियोलॉजी से आया हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घोर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से, जिसमें राष्ट्रवाद ही सब कुछ है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हम बराबर मानते हैं, एपीजमेंट किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, और उनके लिए मुस्लिम एपीजमेंट की राजनीति जो है सबसे बड़ी है, तो उसमें हम दोनों की विचारधारा कभी मेल नहीं खा सकती। ये उनको भी पता है और ये मुझे भी पता है। फिर आपकी दोस्ती हुई कैसे? मेरा हमेशा से मानना है कि यदि इस देश में कोई हिंदू मुस्लिम की टोपी नहीं पहने, मतलब हिंदू जो है कोई मुस्लिम समाज की टोपी अपने माथे पर नहीं पहने, और कोई हिंदू मुस्लिम को टीका लगाने की कोशिश नहीं करे, तो दोस्ती बहुत भयंकर होती है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी में रहकर आप दोस्ती बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम की टोपी पहन लेने से हिंदू मुसलमान नहीं हो सकते, या हिंदू यदि किसी मुसलमान को चाहते हैं कि हम टीका लगा दें, तो वो जो है हिंदू नहीं हो सकता। हमारी और ओवैसी की राजनीति हुई, मैं कट्टर हिंदू, हिंदुत्व विचारधारा है, और मैं जब मरूंगा तो मैं जलाया ही जाऊं। और ओवैसी जो है कट्टर मुस्लिम है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और जब उनकी डेथ होगी तो उनको जो है कब्र में दफनाया ही जाए। यदि इस तरह की राजनीति आप करेंगे तो राजनीति क्या है, हम पार्लियामेंट में क्यों आए? एक तो नेशनलिज्म क्या है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है तो चाहे कुरान हो, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उपनिषद हो, चाहे वो बाइबल हो, और चाहे गुरु ग्रंथ साहब, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सभी ये सिखाता है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र की बाउंड्री सुरक्षित होनी चाहिए। हम सबसे पहले राष्ट्र के नागरिक। तो राष्ट्र जहां होगा, जहां भय होगा, जहां भूख होगा, जहां भ्रष्टाचार होगा, इन सबों की लड़ाई जो है हम लोग एक साथ कर सकते हैं। और इसी के आधार पर मेरे और ओवैसी के बीच में जब हम अभी बाहर गए तो लोगों ने देखा कि जितना एग्रेसिव मैं बोल पा रहा था, मेरे से कम एग्रेसिव ओवैसी नहीं बोल रहे थे। और ओवैसी जी ने, मैं आपको तेलंगाना के चुनाव में, मैं आज आपको ये बात, आप यदि वीडियो ले जाएंगे तो आज तक के कार्यक्रम में तेलंगाना के चुनाव में जब उनसे पूछा गया कि सेकुलरिज्म है और आपको बी टीम कहते हैं और आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे ऊपर गोली चली उत्तर प्रदेश के अंदर, 6 गोली, मैं किसी तरह से बचा। सबसे पहला आदमी जिसने मुझे फोन किया और जिसने पार्लियामेंट में आकर मेरी खैरियत पूछी, गले लगाया, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे था। आज तक उसके बाद 2-3 महीने तक ना मुझे किसी कांग्रेस के नेता ने पूछा, ना किसी रीजनल पार्टी के नेता ने पूछा। इसलिए आप किस सेकुलरिज्म, किस आइडियोलॉजी की बात करते हो? मनुष्य से मनुष्य का रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें पाकिस्तान की जो हरकत है, और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इस बात को, लोगों को लगे हम तो मुस्लिम राष्ट्र में थे, मुस्लिम राष्ट्र में ओवैसी खुलकर कहते थे कि कुरान कहाँ कहता है उनको हिंदुओं को कलमा नहीं पढ़ने के कारण गोली मारेगी। कलमा जानना हिंदुओं को क्यों क्यों कलमा जानना चाहिए? कलमा तो मुसलमानों को जानना चाहिए ना। ये बात ओवैसी ने मेरे से ज्यादा एग्रेसिव थी। तो इसमें क्या है कि राष्ट्र का सवाल है, और राष्ट्र जहां खतरे में है, परेशानी में है, उसमें टेंशन है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सोच समझ कर भेजा, और हमने और ओवैसी जी ने जो रोल है वो अपना बखूबी पेश किया। लेकिन हमारे दोस्तों, वहाँ का कोई किस्सा बताइए जो अभी तक लोगों को ना पता हो, जो दौरे में आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, जिस तरह से आप लोग मिल के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या जो अनुभव वहाँ रहा। नहीं, मैंने जैसे कहा ना कि उन्होंने कुरान की जो है कम से कम 10 जो है आयतें कोट की होंगी, जिसमें मोहम्मद साहब ने खुद ही कहा है कि सबसे पहला राष्ट्र है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। मोहम्मद साहब ने खुद कहा है कि एक भी यदि निरीह आदमी मरता है तो वहां जो है इस्लाम की हत्या होती है। ये सारी बातें उन्होंने खुद कही, जो हमारे लिए भी एक जानकारी, बड़ी जानकारी थी। चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा हो, चाहे सरमल शेख में
भारत के नाक कटाने का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे उठे और सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बखूबी उनको जवाब दिया। इसलिए जो लोग कहते हैं कि दुनिया में आप लोगों को बात करनी चाहिए, उन सबों का भी मुंह बंद करके आए कि आपके कहने पर 2008 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने शर्म शेख में जाके नाक कटाई, कहा कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद जो है बराबर है। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा। बलूचिस्तान में जो है भारत की कोई भूमिका, बलूचिस्तान का नाम आउट ऑफ द वे आया। आपको यदि ध्यान हो 2008 में बड़ा हंगामा हुआ। हमने कहा आपके कहने पर हम तो सब कुछ कर चुके हैं। उसके बाद 2011 में फिर बम ब्लास्ट हो, 26 लोग मुंबई के अंदर वहीं मरे गए, 200 लोग फिर से घायल हुए। तो इसीलिए ये सारे जब उदाहरण हमने पेश किए कि 65 वार हम जीत गए, उसके बाद भी 828 स्क्वायर किलोमीटर जो है रन ऑफ कच्छ में हमने जमीन दे दिया। हमने कारगिल वार के बाद भी जो है उनके साथ कंसेशन किया। हमने 71 वार के बाद भी शिमला समझौता कर लिया। इन सारे चीजों को हमने कहा, इसके बाद जो है पूरी दुनिया हमारे साथ है। और यही एक ऐसा पहलू है जो हमने वहां डिस्कस किया और हमने ये बात कही। हमारे नेता जयप्रकाश ने कहा कि हमारा जो न्यू नॉर्मल है, कि यदि वो अटैक करेगा तो हम अटैक करेंगे। और जो हमने कहा, जो मैंने सभी जगह कहा, कि हम आपकी बात सुनने नहीं आए, हम आपको सुनाने आए। और मामला क्लियर हो गया। तो मुझे ये लगा कि जो डिप्लोमेसी है, वो आज की डिप्लोमेसी जो है वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी जैसे अमेरिका करता है, वैसे ही अपने को एग्रेसिव डिप्लोमेसी करने की आवश्यकता है। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। दुनिया को हमारी जरूरत है, हमको दुनिया की जरूरत है। जब आप लोग जा रहे थे, स्पेशली आपका डेलीगेशन मुस्लिम देशों में जा रहा था, एक बार के लिए दिमाग में था कि यार जाएंगे, बोलेंगे, लेकिन ये लोग समझेंगे क्या? क्योंकि फिर वो घूम फिर के मुसलमान वाली बात सोचेंगे तो पाकिस्तान के साइड ही रहेंगे ये लोग। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि ये दुनिया जो है बदल गई है। दुनिया में अर्थ सबसे ज्यादा मजबूत है। और जो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारत के लोग रहते हैं, अब जैसे बहरीन जो है, आप सोचें कि 6 लाख की कंट्री है, 7 लाख भारतीय हैं। कुवैत जो है 10-12 लाख की कंट्री है, 14 लाख भारतीय। सऊदी अरब में हम 30 लाख हैं। और उन लोगों के प्रति वहां के आम जनमानस में बहुत श्रद्धा और विश्वास है। तो उन्होंने जो अपनी इमेज वहां पैदा की है, उस कारण से भारत की इमेज बहुत बड़ी। और भारत के प्रधानमंत्री जी की जो इमेज है वो बहुत बड़ी। जैसे कुवैत हम गए, तो कुवैत और बहरीन में 1962 तक भारत का रुपया चलता था, लीगल टेंडर भारत का रुपया था। और इस बात को जब माननीय प्रधानमंत्री जी कुवैत और गए थे, तो उन्होंने कहा कि इसको दिखाना, शोकेस करना चाहिए। तो हम जब वहां गए तो वो पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ था, जो वहां कुवैत की सरकार ने किया हुआ था कि हमारे और उनके कैसे संबंध थे और 62 तक कैसा चलता रहा, व्यापार कैसा चलता रहा। जैसे पहलगांव की घटना हुई तो सऊदी अरब में उस दिन प्रधानमंत्री जी वहां थे। तो जैसा उनका स्वागत हुआ, मैंने कई एक जगह लिखा भी है और कहा भी है कि अमेरिका के प्रशासन ने यह आग्रह किया कि जैसा माननीय मोदी जी का स्वागत हुआ, उसी तरह से ट्रंप का स्वागत हुआ। तो भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, माननीय मोदी जी की इमेज बहुत बड़ी है और भारतीयों ने जो वहां काम किया है बाहर में, उसके प्रति सम्मान और विश्वास है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुस्लिम हिंदू ये सारी बातें अब खत्म है। जैसे अमेरिका जो है इजराइल को साथ देता है, फिलिस्तीन के बारे में सभी मिडिल ईस्ट चिंतित रहते हैं, मुसलमान वहां मारे जाते हैं। लेकिन अमेरिका की जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, उसमें आपने देखा 800 बिलियन का जो है व्यापार साइन किया सऊदी अरब ने, कुवैत ने, कतर ने, सब ने मिलकर। एक तो हवाई जहाज भी गिफ्ट किया। तो हमको भी वैसे ही एग्रेसिव डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। अर्थ के आधार पर डिप्लोमेसी करेंगे और मजबूत भारत जब दिखाई देता है मोदी जी के नेतृत्व में, आप समझिए कि सभी हमारे साथ व्यापार करने आएंगे, मजबूत हैं। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, इसी पे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि ये निशिकांत दुबे का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर ये मुसलमानों को पसंद नहीं करते, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, और देखो वहां मुस्लिम कंट्री में जाके कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए कि जब ओवैसी कह रहे थे कि आतंकवाद का धर्म हुआ और मुसलमानों ने जो है हिंदुओं को मारा, तो मेरी बात जब ओवैसी कह रहे थे तो मुझे यहाँ बोलने की क्या आवश्यकता थी, इसलिए मैं वहां बोल रहा था। अच्छा, ये ओवैसी साहब का नाम आपने ही डलवाया था क्या डेलीगेशन में पीएम साहब को बोल के कि भाई? नहीं, ओवैसी बहुत काबिल सांसद हैं और हमसे सीनियर सांसद हैं। मैं 4 बार का सांसद हूँ, वो 5 बार के सांसद हैं। वो अपने दम पर नेता है, तो उनको जो है कोई भी ले जाएगा। आप दोनों कभी बाहर मिलते हैं, क्योंकि इतने अच्छे दोस्त हैं आप बता रहे हैं, तो कभी
एक दूसरे का माइंडसेट चेंज करने का प्रयास नहीं। करते हैं? नहीं। हम कभी भी बाहर आप लोग क्या पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते हैं? नहीं, किसी इंडियन भारत के हिंदू और मुसलमान की किसी पॉलिटिक्स में बात नहीं कर। हम ये बात करते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि वहां बैठे बैठे हम दोनों ने एक बातचीत की। अभी तो माहौल खराब हो गया ईरान में। हमने ये तय किया था, मैंने अपनी वाइफ को फोन भी किया था कि हम और ओवैसी जो है यहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे और तालिबान से बात करेंगे, वहां से हम इराक जाएंगे और इराक से फिर हम खोमेनी से बात करने जाएंगे, क्योंकि खोमेनी का रूट जो है यहीं से है। लेकिन अब तो ईरान की लड़ाई हो गई, तो हम इस तरह की बातें करते हैं कि हम, और हो सकता था कि हम जुलाई के महीने में हम और ओवैसी आपको अफगानिस्तान और इराक और ईरान का दौरा करते हुए नजर आए। चलिए, पॉडकास्ट देख के बहुत लोगों को पता चलेगा कि, और देखिए मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, हम लोग भी जब बाहर लोगों से मिलते हैं, लोग इतने तनाव ले लेते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से। मैं उनको बताता हूँ कि भाई नेता इतना तनाव नहीं लेते हैं, और डिबेट के बाद भी ब्रेक होते ही एक दूसरे से हंसते मिलते बात करते हैं। जो समर्थक है वो ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा दर्शकों को और समर्थकों को समझना चाहिए। निशिकांत जी, जब ये सारी बात हम कर रहे हैं, इसी बीच में यहाँ पर राहुल गांधी ने शुरू किया नरेंद्र सरेंडर। मतलब पूरे दुनिया में बात हो रही है कि भारत ने गजब ठोका, भारत की सेना ने गजब शौर्य दिखाया, भारत के हथियार जो हैं वो जबरदस्त चले, यहाँ उनका एक ड्रोन हम नहीं गिरने दे रहे थे। जब ये सब चल रहा था, राहुल गांधी बोले कि ये नरेंद्र सरेंडर, इनको ट्रम्प ने फोन करके सरेंडर करा दिया, और मोदी जी जो है वो बैठ गए। और उन्होंने, कई लोगों ने कहा, मुझे याद है संजय सिंह ने शायद कहा कि पीओ के लिए बिना रुकना नहीं चाहिए था। फिर मुझे आपका भी एक ट्वीट याद आया, आपने कहा बिहार में मैंने पीएम को सुना है और उनका रूप देख के मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का बंटवारा होगा और ये वो। आपको क्या सीज फायर की खबर सुन के दुख हुआ था? क्योंकि आप भी शायद उसी फेज में थे कि भाई कुछ पाकिस्तान का इस बार अल्टीमेट हिसाब हो जाना चाहिए। और राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर पर आपकी क्या सोच? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, उतना ही करते हैं। तो जितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप मान कर चलिए, उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, नेहरू गांधी परिवार का जो पूरा इतिहास रहा है, वही सरेंडर का रहा है। मैंने आपको क्या कहा, अपने दिल से जानिए, पराये दिल का। जिस तरह से सारे राज्यों ने भारत या पाकिस्तान को चुना 47 में, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको कहते हैं, जो साइन किया सारे राज्य ने, राजाओं ने, उसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है जम्मू कश्मीर के राजा ने भी भारत के साथ चुना। देरी क्यों हुई, उसके पीछे की भी कहानी है कि पूरे देश भर में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था 1942 में। एक जम्मू कश्मीर ही था जहां शेख अब्दुल्ला राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था, वो चला रहे थे। और नेहरू जी शेख अब्दुल्ला के उस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे कि हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर छोड़ना है। मतलब पूरे देश भर में अलग चल रहा था और जम्मू कश्मीर में अलग चल रहा था। जिन्ना बड़ा तेज था, वो राजा के साथ था। वो वहां अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हरि सिंह जी के साथ चला रहा था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो हरि सिंह जी को जब साइन करने की बात आई, तो उसको तो नेहरू जी के ऊपर भरोसा ही नहीं था। कुछ लग रहा था कि शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर मेरे खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ है। और लेकिन उसको पाकिस्तान जाना नहीं था। जिन्ना ने उसका साथ दिया था, लेकिन पाकिस्तान जाना नहीं था। इसीलिए वो 2-3 महीने डोलड्रम में रहे कि नेहरू के ऊपर भरोसा नहीं है, भारत के साथ हम आ नहीं सकते, पाकिस्तान हमको जाना नहीं है, तो हम क्या करें, हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं क्या। और उसी में जब अटैक हुआ तो सरदार पटेल ने क्या किया, आपको पता है। लेकिन आप समझें कि जब कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिए, तो कोई मूर्ख होगा ना, अपने भूभाग के लिए वो किसी यूनाइटेड नेशन में चला जाए। 48-49 से सरेंडर किसने किया? पाकिस्तान ऐसा देश उस वक्त था जिसको खाने के लिए पैसा नहीं था। 54 में भी आपको पता है कि हमने 53 करोड़ रुपया दिए। यदि हम नहीं देते तो वो पूरे सभी भूखे मर रहे थे। उसके पास इतनी कुवत थी कि हमसे लड़ता। आप उसको भगाने के बदले, अपने भूभाग से भगाने के बदले, आप सरेंडर करके
आप चले गए यूएन। इसके बाद पंचशील का सिद्धांत आ गया। 1834 से लेके 1919 तक जो ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश ने बहुत बढ़िया जो है बफर स्टेट कायम की। तिब्बत अलग देश था, भूटान अलग देश है, नेपाल अलग देश है, बर्मा अलग देश है, और सिक्किम को भी उसने एक अलग भूभाग के तौर पर जो है मान्यता दी थी, जिसके कारण कि चाइना हमारा कभी बॉर्डर में नहीं आए। तिब्बत में 51-52 के बाद परेशानी स्टार्ट हो गई। 54 में पंचशील के सिद्धांत के बाद हमने 55-56 में चाइना का पार्ट तिब्बत है, मोर और लेस ये हमने मान्यता दे दी कि केवल मिलिट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स और पैसा को हमने कर रखा कि ये चाइना उसको देखेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे इंटरनल आ गया। 1959 में दलाई लामा भाग कर यहां आ गया। दलाई लामा, और उसका क्या नतीजा हुआ कि ना हम हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और हमने कितना बड़ा भूभाग सरेंडर कर दिया है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। अक्साई चीन से लेके पूरा लद्दाख के एरिया तक जो है वो पहुंचा हुआ है। हमने क्या किया? लड़ाई में, युद्ध में हारने के बाद क्या किया? उसके पहले मैं आपको बताऊं कि बारो-बारी एक जगह है जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत का संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन, एक बड़ा आश्चर्य है कि कहा गया कि लैंड बाउंड्री का जो एक्ट है उसमें भारत का भूभाग यदि किसी विदेशी देश को देना है तो उसके लिए आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा, और समय समय पर कानून में संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो संविधान की मौलिक भावना के खिलाफ है। हमने वो पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया। वो जगह आप समझिए कि हमने भारत का संविधान संशोधन करके उसको जगह दे दी। हमने जो है कवाब वैली बर्मा को दे दिया 1953। 3 मार्च 1953 को एग्रीमेंट हुआ, जिसके कारण कि ये मणिपुर का आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ये बर्मा को सरेंडर कर दिया। कोको द्वीप के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन कोको द्वीप जो कि अभी चाइना का जो है न्यूक्लियर बेस है, अंडमान से ठीक पोर्ट ब्लेयर से केवल 26 किलोमीटर दूर है। कोको द्वीप जहां पोर्ट ब्लेयर के कैदी रहते थे, वो कोको द्वीप से ही उनका खाना पीना आता था। हमने उसको सरेंडर कर दिया। हमने उसको लड़ाई लड़ने के बदले, और इवन यूनू जो था, यूएनयू जो प्रधानमंत्री था बर्मा का, वो उसको देना चाहते थे, उसको हमने सरेंडर कर दिया। जाते हुए मैं आपको बताऊं कि फ्रांस से लेके जापान तक सभी ये कहते थे ग्वादर पोर्ट जो अभी है वो हमको देना चाहते थे। हमने उसको जो है पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया। यदि आज हमारे पास वो पोर्ट होता तो आप समझिए एक ऐसा बेस होता जिसमें कि हम बलूचिस्तान से लेके सारे चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। 65 का युद्ध भारत जीतने के बाद 66 में 828 स्क्वायर किलोमीटर जगह जो है हमने रन ऑफ कच्छ में जो है सरेंडर कर दिया। 71 में हमने पाकिस्तान को हराने के बाद, बांग्लादेश बनाने के बाद जो लाहौर तक हम पहुंच गए थे, लगभग आप समझिए कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमने जगह जो अपने पास कब्जे में था, उस वक्त भी मौका था हमारे पास कि हम अपना जो भूभाग है कश्मीर का वो ले लें, उसको हमने सरेंडर कर दिया। कच्ची विथु जो है, मतलब भंडार नायके की सरकार जो है वो गिर रही थी, और उसको एक था कि हम कुछ दे दें। आज जो तमिलनाडु में मछुआरे का प्रॉब्लम है, जो श्रीलंका हमारे मछुआरे को पकड़ लेता है, वो हमने जो है श्रीलंका को सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करने की कहानी इतनी है कि नेहरू गांधी फैमिली ने इस देश में सरेंडर, इसीलिए उसको लग रहा है कि ये सरेंडर की, ये मोदी जी की पॉलिटिक्स है। यदि हमने कहा है कि कश्मीर के हिस्से को हम लेंगे तो मानकर चलिए कि कश्मीर का हिस्सा लेंगे। यदि हमने कहा है कि पाकिस्तान को तोड़ के हम बर्बाद कर देंगे तो ये मानकर चलिए कि हो जाएगा। समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान रुकेगा नहीं। और इस बार जो न्यू नॉर्मल है माननीय मोदी जी का, कि बातचीत पाकिस्तान से, अभी हमने पानी रोका है, बातचीत पाकिस्तान से केवल कश्मीर के मुद्दे पर होगी कि हमारा हिस्सा कब लौटाओ। और यदि पाकिस्तान इस बार गलती किया तो आतंकी में और पाकिस्तान की मिलिट्री में हम कोई फर्क नहीं देखेंगे, और जब हम अटैक करेंगे तो पाकिस्तान खंडित खंडित ही होगा। पीओके आएगा? पीओके हमारा है, आएगा, मतलब कह रहा हूँ आ भी जाएगा। अभी जब भी बातचीत होगी तो केवल उसी पर होगी कि तुम कब छोड़ रहे हो।
आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्दी ही होगा, जो पाकिस्तान के लक्षण है? अब जब कभी भी आतंकवादी घटना हो, हमने यही दुनिया को सिखाया, हमने दुनिया को यही बताया, जो हमारे सारे सातों डेलीगेशन गए, उसने सब दुनिया को यही मैसेज दिया। न्यू नॉर्मल ये है कि अब हम आतंकवादी को और पाकिस्तानी सेना को, क्योंकि मसूद अजहर के परिवार के जनाजे में जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी गई, वो साफ हो गया कि लश्कर तोयबा हो या तहरीक इंसाफ हो या कोई किसी तरह का टीएफ जो जिसने की अभी जिम्मेवारी ली है, ये सभी पाकिस्तानी आर्मी का ही एक हिस्सा है। तो हम आर्मी में और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं करेंगे, और जब आर्मी को हम अटैक करेंगे तो सीधा होगा। और भारत की सेना इतनी बड़ी है, अभी 95-96 का ही रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि वो पाकिस्तान जो है यूएस को बोल रहा है कि हम कहीं नहीं सकेंगे, आप मुझे जो है बचा लीजिए। 99 का रिपोर्ट पढ़ रहे थे, यही हम देख रहे थे। तो वो किसी कीमत पर हमसे नहीं सक सकता है और वो खंडित हो जाए। पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, आपने बांग्लादेश के लिए भी जब बात की और आपने कहा कि हिंदू बांग्लादेश और मुसलमान बांग्लादेश बना के छोड़ना चाहिए था, ये क्या था हिंदू बांग्लादेश? आप ये बताइए कि किसी देश में इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है और हमको लग रहा है कि हिंदू वहां से भाग के आ रहे हैं, तो या तो मुजीबुर रहमान को वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठने दे रहा था, यही तो था। जनरल अयूब जो है बैठने नहीं दे रहे थे, आप जो है इस्लामाबाद में ले जाके बैठा देते मुजीबुर रहमान को। आपको यह करने की क्या आवश्यकता थी? और यदि आपने बांग्लादेश बनाया, तो बांग्लादेश में जो है एक अलग देश बना के आज चाइना के साथ जो उसके रिलेशन है, जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लगातार मीटिंग हो रही है, आपको नहीं लगता कि एक देश था तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कोई कितना फंड करता? कम फंड करता। आज तो दो देश है, तो दो देश को अलग अलग प्रकार से फंड करेंगे। और दूसरा क्या हुआ कि 71 में जब आपने बांग्लादेश बना दिया, तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है कि जिस मुद्दे को मैं लगातार 2009 से उठा रहा हूं, और जो मेरे इलाके की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो फैक्ट ये है कि लोगों को ये लगा कि जैसे नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, जैसे भूटान हमारा मित्र राष्ट्र है, जैसे तिब्बत के बारे में आज भी लोगों को मानना है दलाई लामा के कारण कि हमारा मित्र राष्ट्र है, उसी तरह से लोगों को लगा कि हमने तो अब बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया, तो ये बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है। मुजीबुर रहमान जो है 75 से जब तक की उनकी हत्या नहीं हुई तब तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो आते रहे और भारत के लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। तो ये जो सिचुएशन आज बांग्लादेशी घुसपैठिए कहा गया है, आईएसआई की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं चाइना के इशारे पर, तो मुझे लगता है कि जो उस वक्त 71 में किया श्रीमती गांधी ने, जो दो गलती की, एक गलती ये हुई कि उस वक्त हिंदू बांग्लादेश बनाना चाहिए था, जिससे कि हम निश्चिंत होते, बफर स्टेट होता बीच में, जिससे कि अपने को कोई मतलब नहीं है चाइना की एक्टिविटी से। और दूसरा, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, शिमला समझौते में लेना चाहिए था। 93,000 सैनिक को लौटा दिया यार आपने जो है लाहौर तक का जो है 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का भूभाग लौटा दिया। हमारे 54 सैनिक नहीं लौट पाए। उसकी चिट्ठी जो है हमने एक दिन एक्स पर अभी पोस्ट की थी, जो अपने फादर को लिखी थी कराची के जेल से, ना वो कर पाए ना कश्मीर को ले पाए। तो इसलिए वो गलती थी और उस गलती को सुधारा जा सकता है। नहीं, और आपने जो गलतियों का जिक्र किया उसमें एक बहुत बड़ी गलती इंडस वाटर ट्रीटी थी। हाँ? जिसमें हमने अपना पानी दे दिया और उसमें वहां उनको पैसा दिया कि तुम डैम वैम बना लो, सारी चीजें कर लो। ऐसा कौन करता है? ये हमने एक्स पे लिखा ना कि आज के हिसाब से यदि देखें तो 14-15 हजार करोड़ रुपया उसके डैम और नहर को बनाने के लिए दिया। और वर्ल्ड बैंक के केवल भाखड़ा नंगल डैम बनाना था, एक डैम बनाना था, उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं दे रहा था। तो नेहरू जी ने कहा कि आप हमसे जो लिखवाना चाहते हो लिखवा लो, और उन्होंने 80% पानी, भारत का 80% पानी जो है वो वहां जा रहा है। मतलब वो खून भी पी रहा है और पानी भी दे रहा है। आज जो है पानी के बिना वो मर जाएगा। आप देखिए तो क्या सिचुएशन होने। नहीं, मैंने अपने शो में ये बात कही थी। कई बार हम लोग बोलते बोलते बोल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। हमको इसको ठीक करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने, भारत ने अपने हिस्से का पानी रोका है। ये हमारा पानी था जो पिछली गलतियों में हमने उठा के दे दिया कि भाई तू ले जा। सही है, वो उनका पानी नहीं था। नहीं। नरेंद्र मोदी उस गलती को सुधार रहे हैं, अपना पानी रोक रहे हैं कि भाई हमारे तरफ रहेगा, हमारे लोगों के काम आएगा, हम अपने यहाँ विकास करेंगे। और दुनिया जो है मुझे कह रही है, मतलब भारत को कह रही है, मोदी जी को कह रही है। आपको ध्यान हो कि ब्रह्मपुत्र में डैम बना रहा है चीन। कोई देखने जा रहा है कि चीन कैसा डैम बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होने वाला है? मैंने केवल भारत के ऊपर, ये भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इसके कारण ये सभी समस्या का जड़ है। चाइना में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसी प्रकार का ह्यू एंड क्राई नहीं है। तो चाइना क्या कर रहा है
वो तिब्बत में उसकी क्या पॉलिसी है, वो ब्रह्मपुत्रा में क्या पॉलिसी है, वो दूसरे देशों के पानी को कैसे रोकने की, वो ताइवान में क्या कर रहा है, कोरिया में क्या कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। आप देखिए हांगकांग उसने साथ ले लिया, मकाऊ साथ ले लिया, कोई देखने वाला है क्या? हांगकांग तो एक अलग देश ही था ना, लेकिन उसने ब्रिटेन को भगा के अपना देश कर लिया, मकाऊ को अपना देश कर लिया, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन भारत यदि लेजिटिमेट भी कोई कुछ करने जाएगा, अपने पानी को, जो उसका पानी का हक है, भारत से नदियां निकलती हैं, पहले भारत के लोगों का हक है, उसके बाद नहीं आप दोगे। लेकिन ये जो राहुल गांधी एंड कंपनी है, जिस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, या सीपीएम ने जिस तरह से, आपको ध्यान हो कि आंदोलन किया बंगाल में, वो सब इसी का जड़ है। तो मुझे कई मेरी चर्चा होती है, कई लोग तो ये कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, कई लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ ओवर डेमोक्रेसी है और इसलिए जो काम 4 दिन में होना चाहिए उसके लिए 25 दिन लगते हैं। ओवर डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कर भाई डेमोक्रेसी का एक अलग मजा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं उस बात से कन्विंस रहता हूं कि इस देश में संविधान, पार्लियामेंट, विधानसभा, चुनाव, डेमोक्रेसी, वही हमारी ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, यदि ये संविधान नहीं होता, ये डेमोक्रेसी नहीं होती, तो हमारे जैसे जो गांव के लोग थे, वो कभी जो है राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आ सकते, कभी सांसद नहीं बन सकते थे। कहाँ से बनते? नहीं तो इस देश का नेतृत्व जो है कोई टाटा, बिरला, अंबानी करता, या नहीं तो जो पाकिस्तान में हुआ या जो बर्मा में हो रहा है, समय समय पर जो है मिलिट्री अपना चार्ज ले लेती। मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं ओवर डेमोक्रेसी, उनका एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वो देखते हैं कि भाई 3 कृषि कानून आए जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई किसान का फायदा होगा, कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारी जमीन जो है वो ले ली जाएगी, लेकिन लोगों को भड़का के और इतने दिन आंदोलन चला और वो कानून वापस होने पड़े। या फिर वक्फ कानून अभी तो चलिए आ गया, लेकिन अब उसको लेके भी क्या होगा भगवान ही जाने, जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि यार देश में सुधार करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, इसमें लोगों के फ्रस्ट्रेशन के रीजन भी हैं। इस देश में हिंदी आंदोलन हुआ, हिंदू आंदोलन हुआ, तमिलनाडु में एंटी ब्राह्मीण आंदोलन हुआ, उसका प्रतिफल क्या हुआ? 75 में जो है इमरजेंसी हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। सब आंदोलन जिस मुद्दे के लिए बनता है, वो मुद्दे बाद में खत्म हो जाते। अन्ना हजारे का आंदोलन के बाद लोकपाल बनना था, केजरीवाल अपने यहां ही लोकपाल नहीं बना था, क्योंकि सत्ता प्राप्ति का वो लक्षण था। छात्र आंदोलन छात्रों के विकास के लिए, भविष्य के लिए हुआ। जितने नेता छात्र आंदोलन, लालू प्रसाद जी से लेके सारे लोग निकले, वो सब करप्शन में दबदबा के जो है वो खत्म हो गए, और जो सिचुएशन हुआ। तो इन सारे चीजों के कारण एक फ्रस्ट्रेशन, और इसमें अब जनता को यह सोचने का सवाल है कि हमको किस आंदोलन का पार्ट होना चाहिए, किस आंदोलन का पार्ट नहीं होना चाहिए। और जब ये सोचेंगे, तो जो आप कह रहे हैं ना कि वो डेमोक्रेसी के प्रति उनको सम्मान भी बढ़ेगा, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी खत्म होगा। वो युवाओं को उसमें क्या हो रहा है निशिकांत जी, जो मुझे लगता है, मैं बस चर्चा के लिए कह रहा हूँ कि जो आम आदमी है, जो चाहता है कि देश में कुछ चेंज आए, बदलाव आए, और उसको लगता है चीजें ठीक हो भी रही हैं, वो अपनी नौकरी, रोज की जो लड़ाई है कि पैसा कमाओ, बच्चे को पढ़ाओ, ये करो, वो करो, ईएमआई भरो, उससे निकल के और जाके सड़क पे बैठ के जो है वो एक शाहीन बाग मान लीजिए बन गया बिना सीए एनआरसी आए हुए, तो वो उसके ऑपोजिट में बैठ के ये नहीं कह सकता कि ये गलत हो रहा है, हमको चाहिए एनआरसी इस देश में होनी चाहिए। वो ये नहीं कर पाता और इसलिए और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं क्या करूं। ये जो सनातन धर्म है ना, ये सनातन धर्म सड़क पर लड़ने के लिए कभी पैदा नहीं हुआ। इसीलिए आप यदि देखेंगे कि हम इतने दिन गुलामी में रहे, कोई देश दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई देश इतने दिन गुलामी में रहे। गुलाम वंश आया, मुगल वंश आया, अंग्रेज आए, तकरीबन तकरीबन आप समझिए कि मुझे लगता है कि 1000 साल हम गुलामी में रहे। एक चीज जो खत्म नहीं हुआ, वो है हिंदू धर्म। हमारा धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, हम उस तरफ नहीं गए। हम क्रिश्चियन नहीं बने, हम मुसलमान नहीं बने, बने कुछ बने। इवन महात्मा गांधी के किसी भी आंदोलन, नमक सत्याग्रह कोई दिया आप देख लीजिए, तो 30-40 लोग ही आपको पैदल चलते हुए नजर आए। ये देश क्या है कि
सामने आना नहीं चाहता। इसका स्वभाव मिजाज शुरू से, ये नहीं कि गरीबी के कारण ये है या उसकी फ्रस्ट्रेशन वो है, वो जनमानस वैसा है। लेकिन जनमानस किस तरह से काम करता है वो माननीय मोदी जी का, आप कभी सोच सकते थे कि 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती? भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं तो लड़ रहा था चुनाव, मैं खुद ही ये अनुभव नहीं कर पा रहा था कि 274 से 275 से ज्यादा सीटें हमारे पास आएंगी, उसके बाद जो है 300 से ऊपर सीटें आएंगी। आज भी जो सीटें हैं, मैं जो आपने शुरुआत में कहा, मैं उस बात से थोड़ा डिफर करता हूं हमेशा कि 241 सीट यदि भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा जो है केवल अपने दम पर नहीं दिया था, वो एनडीए के तौर पर दिया था। आज भी एनडीए 300 के आसपास है। और जो सीटें घटी हैं वो घटी जनता ने नहीं घटाया। आज भी माननीय मोदी जी को आज चुनाव हो जाए तो 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो संविधान का आंदोलन और संविधान खतरे में बदलने में जनता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, ये इनके लिए नारा है। क्या था कि लोगों को मोदी जी के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास, जो मैंने कहा ना कि मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास रखिए कि जो वो बिहार में उन्होंने कहा वो पूरा होगा, ये मेरा कार्यकर्ता के नाते जो है विश्वास है और देशवासियों को मेरे से ज्यादा विश्वास है। तो सबको पता था कि मोदी जी 400 सीट तो जीत ही रहे, लेकिन निशिकांत दुबे जो है ये मेरा बात नहीं करता है, मेरा फोन नहीं उठाया, जो लोकल सांसद, तो इसको एक को हरा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 399 पर आएंगे, 400 नहीं आएंगे, 300 नहीं, तो 399 के चक्कर पर 241 हो गए। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जनता का जो फ्रस्ट्रेशन है, तो जनता अपने फ्रस्ट्रेशन को भारतीय जनता हमेशा पॉजिटिव वे में लाती है, और यही कारण है कि मोदी जी को वो बैठाती इन सारे चीजों के खिलाफ जाकर। ये जितनी बातें करते हैं, आंदोलन करते हैं, जितनी उनकी फ्रस्ट्रेशन है, और आज उसका प्रतिफल है। 27 करोड़ लोग, सुशांत जी, आप तो अपनी पाठशाला में कई एक बार इस चीज को, 27 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी रेखा के ऊपर चले। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा जो है कोई काम कोई प्रधानमंत्री कर सकता है। वो चीजें उनको दिखाई देती हैं और इसीलिए उनके ऊपर। नहीं निशिका जी, लेकिन इसमें आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि प्रधानमंत्री जीत रहे हैं, 400 सीट आ रही है, लोग भी कॉम्प्लेसेंट हो गए और उनको लगा कि मेरा सांसद मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, इसको हरा देते हैं, मोदी जी की तो सीटें आ ही रही हैं और इसकी वजह से सीटों का नुकसान हो गया। लेकिन ये फीडबैक सही है और मैं इसको दूसरे एंगल से ऐसे रख रहा हूं कि कई सांसद बीजेपी के भी वो ढंग से काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी ये मन में आ गया है कि मोदी जी हैं और उनके नाम पे उनके फोटो पे तो हम जीत जाएंगे। तो क्या ये आपको लगता है ये बीजेपी के कुछ सांसदों के अंदर, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, आप जैसे लोग जो 4-4 बार जीत के आ रहे हैं वो ऐसे हवा में नहीं जीत के आ रहे होंगे और सिर्फ एक बार की बात नहीं है, तो कुछ लोगों के अंदर ये भाव है बीजेपी में भी कि भाई मोदी जी तो है ही, उनके नाम पे हम जीत जाएंगे? देखिए, मोदी जी जितनी मेहनत करते हैं ना, उतना किसी के बस की बात नहीं। मतलब, और मोदी जी जिस मापदंड को सेट कर देते हैं, सभी लोग सांसद से वही अपेक्षा करते हैं। तो एक महामानव यदि कोई हो गया तो दूसरा हो नहीं सकता है। और वो इस पार्टी की, मैंने कहा ना कि मोदी जी इस पार्टी की मजबूती है, लेकिन दूसरे सांसदों के लिए वो बड़ी कमजोरी है कि लोग सभी में वही छवि देखने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी तो इतना मेहनत करते हैं, मोदी जी तो इतना काम करते हैं, एक भी दिन वो आपको बैठे हुए नजर ही नहीं आएंगे। विदेश से भी लौट के आएंगे तो तुरंत 1 घंटे के बाद मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो सबकी यही अपेक्षा है। सांसद भी अपनी सीमा, देखिए क्या है कि जहां कहीं भी राज्य सरकार ने योजनाएं आप तब ले जा सकते हैं, विकास तब हो सकता है जबकि राज्य सरकार आपको मदद करे। कई एक जगह पर राज्य सरकार नहीं, तो राज्य सरकार नहीं है तो क्या होगा? फिर कई एक योजनाएं, जैसे 4 बार का मैं सांसद हो गया तो कई एक ऐसी योजना थी जो मैंने 10 साल पहले इसका शिलान्यास किया था, मुझे उद्घाटन का मौका मिल गया। कोरोना आ गया बीच में, 2-3 साल सारे काम ही ठप हो गए। तो मतलब वो सारी चीजें जो है, और इसमें मैं आपको बताऊं 241 में एक मेजर फैक्टर जो मैंने आपको कहा कि मोदी जी के ऊपर विश्वास था, 399 के चक्कर में लोकल सांसद को हराना चाहते थे, और दूसरा है कि 2 साल कोरोना में जो काम नहीं हुआ वो भी एमपी के कोटे में वो बातें जुड़ गई। यही कारण था। नहीं तो मोदी जी, मैं आज कह रहा हूं कि आज चुनाव हो जाने दीजिए, 400 450 सीट एनडीए जो है अपने दम पर जीतेगी। सिर्फ अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ना है तब 100% वोट उन्हीं के नाम पर मिलता है।
मैक्सिमम वोट उन्हीं के नाम पर मिलता है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती ही नरेंद्र मोदी। आज की डेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना बड़ा नेतृत्व नहीं है। आपके हिसाब से बिहार में क्या होने जा रहा है? बिहार में एनडीए जो है 2/3 बहुमत जीते। 2/3? 2/3। तो फिर तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, या सिंगल क्या, मुझे लग रहा है बहुमत ही आ जाएगा। नहीं, दोनों पार्टी मेरे समझ से बराबर बराबर सीटें लड़ेंगे ना। हाँ, मतलब लेकिन हर बार अगर आप जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटें लड़ेंगे। पर पैटर्न आप देखेंगे सर, बिहार में हर बार का अगर आप चुनाव देखेंगे, जेडीयू की सीटें घटती गई हैं और बीजेपी की बढ़ती गई हैं। बीजेपी ऑलमोस्ट 90 के आसपास। पिछली बार उसका कारण थोड़ा चिराग पासवान थे, उन्होंने जेडीयू के ज्यादातर सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, जैसे एक सीट में खुद ही हारा, जो जिसका आज भी मुझे अफसोस है, भागलपुर विधानसभा सीट हम 700-800 वोट से हार गए। जो लोजपा ने जो है वहां भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, वो लोजपा के जो कैंडिडेट थे अभी खगड़िया से सांसद हैं, तो वो भी हुआ। लेकिन मैक्सिमम जगह पर जेडीयू जो हारी, उसमें चिराग जी ने खड़ा कर दिया था, इसलिए एनडीए के कार्यकर्ता कंफ्यूज थे। वो भी कहा जाता है कि चिराग जी को आप ही लोगों ने खड़ा कर दिया था नीतीश जी को कमजोर करने के लिए। यदि ऐसा होता तो फिर उनकी पार्टी टूटती नहीं ना। पशुपति पारस जी मंत्री ने बना, फिर तो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है ना, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी, ये सीधा स्ट्रेट पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए इस तरह के इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। वास्तविकता जो है, यदि चिराग पासवान जी के साथ आ गए तो हमने पशुपति पारस के साथ कोई समझौता नहीं किया ना। आज पशुपति पारस जी जो है अब दूसरे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए हम स्ट्रेट हैं इस बात में। और ये प्रशांत किशोर बिहार में कुछ आपको लग रहा है इफेक्ट पैदा कर रहा है? मेहनत किया इन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है पिछले 20 साल से, उस नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है और उन्होंने ईमानदारी से प्रशासन चलाया है। प्रशांत किशोर जी भी उनके साथ ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी कोई बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। और बाद में जब चुनाव आते रहेगा, तो जो जितना मैं बिहार को समझ पाता हूँ, उसके बाद ये आएगा कि प्रशांत किशोर पांडे है, तो वो वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो एक चीज बार बार ताल ठोक के कह रहे हैं कि आप लिख के ले लीजिए कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा। सीएम तो जनता बनाती है ना। प्रशांत किशोर जी पहली बार जो है वो खुद से राजनीति कर रहे हैं। अभी तक तो राजनीति में गोटी सेट कर रहे थे, तो इस बार उनको उसका भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या होगा। और मैंने कई एक ऐसे उदाहरण देखे हैं, आपको ध्यान हो कि माननीय आनंद मोहन जी 95 में एक अलग बीपीपा बना दिए, वो खुद ही 7-8 सीट से चुनाव लड़ गए, सारी सीटों से चुनाव हार गए। बिहार की जनता जो है बहुत तेज है, उसको जिसको वोट देना होता है वो छप्पर फाड़ कर वोट देती है, और इस बार वो एनडीए को छप्पर फाड़ कर वोट दे। और सीएम नीतीश कुमार होंगे? सीएम नीतीश कुमार। उनकी तबीयत ठीक है? उनकी तबीयत ठीक। वीडियो देख के थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है। मतलब आपने कभी उनके भाषण में कोई उनको भागते हुए देखा है? लोगों को भले कुछ लगता होगा, मतलब मैंने फिर कहा ना कि 2014 तक इस देश का एक अलग माहौल था, उसमें इतने वीडियो, किसी के पास कैमरा था ही नहीं ना। अब तो 140 करोड़ लोगों के पास कैमरा है, कौन से एंगल से कौन सा फोटो खींच रहा है, उसका क्या मतलब निकाल रहा है, सभी पत्रकार हो गए। इसलिए समस्या राजनीति करने में वहां आ गई। हमारे जैसे लोग अब घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं कि पता नहीं वो जाएंगे कहीं, नजर आएंगे तो उसका क्या वीडियो निकल जाए। नहीं, लेकिन मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर नीतीश जी जो करते हैं वीडियोस में, उसमें बेचारे कैमरे का कोई दोष नहीं है। वो अलग बात है, वो अलग कहानी, उस पर नहीं जाते। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब जरा ये बताइए कि एक आपका बड़ा बयान वायरल हो गया योगी जी को लेकर कि दिल्ली में वैकेंसी नहीं। योगी जी को आप कैसे देखते हैं? 2027 में क्या सीएम योगी जी होंगे? और आप उनको कभी दिल्ली आता देखते हैं योगी जी? देखिए, जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री है, कोई भी वर्तमान मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी उसी के नाम पर चुनाव लड़ती। तो जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा उसके नाम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये बात, इसमें तो कहीं कोई क्लैरिटी नहीं। आज तक कोई ऐसा अपवाद नहीं, जैसे अभी असम के लिए अनाउंस कर दिया पहले से। देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम पर जो है, आपको ध्यान होगा जब उद्धव ठाकरे के साथ हमारा समझौता टूटा, इसी नाम पर तो टूटा ना। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ दूसरी बात हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने एकदम सॉलिड कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तुमको जहां जाना है चले जाओ,
लेकिन हमने चुनाव देवेंद्र फडणवीस जी के ही नाम से लड़ा है। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि उनके नाम पर हम चुनाव लड़े थे, तो आपको ध्यान हो कि उत्तराखंड में हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए उसमें कुछ नहीं है। और जो मैंने कहा उसको लोग गलत संदर्भ में ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं। मोदी जी 2001-2 से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, और 3 बार जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। आज झोला उठाएंगे चले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना सशक्त और मजबूत नेतृत्व ना अभी तक मिला है जो अपने दम पर सरकार बना पाए, और ना फ्यूचर में अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूं। तो मैंने ये कहा कि 2029 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो माननीय मोदी जी के नाम पर लड़े। तो जब 2029 का चुनाव लड़ेगी तो जिस आदमी को लोग वोट देगा तो वो प्रधानमंत्री 2034 तक रहेंगे ना। और यदि वो स्वस्थ रहे तो फिर मैंने उसमें कहा कि अडवाणी जी जो है वो 90 साल तक जो है सांसद होते रहे। मुरारजी भाई तो 82 ईयर्स में जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने पहली बार 77 में। तो जो स्वस्थ रहेगा, तो मोदी जी को आज भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की आवश्यकता है, और मोदी जी ही एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर कि हम 274 सीट जीत सकते हैं, जिसके नाम पर फुल फ्लेश गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसलिए किसी को बढ़ाने की, किसी को घटाने की, किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी हमारे नेता है और मोदी जी हमारे नेता रहे। योगी जी से आपके संबंध अच्छे हैं? बहुत अच्छे। मैं 18 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहता था और वो 19 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहते थे, तो हम दोनों पड़ोसी रहे और हमारे अच्छे संबंध। आपके लिए जाते जाते मैं एक रैपिड फायर राउंड भी लाया हूँ, छोटे सवाल छोटे जवाब, कि आपको ऑपोजिशन में सबसे सेंसिबल नेता कौन लगता है? अपोजिशन में काफी लोग सेंसिबल हैं, मतलब पहले के जमाने में तो काफी अच्छे लोग थे। मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने सबके साथ काम किया है। मुलायम सिंह यादव जी को देखा है, मैंने गुरदास दास गुप्ता जी को देखा है, मैंने अ, लालू प्रसाद जी को भी देखा है। यदि सेंसिबल यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो उनको भी मैं सेंसिबल ही मानता हूँ। टी.आर. बालू को मैं देखता हूँ, बड़े सेंसिबल हैं। मैं सुदीप बंदोपाध्याय को देखता हूँ कि बहुत सेंसिबल हैं। कनिमोझी को देखता हूँ सेंसिबल हैं, सुप्रिया को देखता हूँ सेंसिबल हैं। तो काफी लोग हैं अपोजिशन में जो कि सेंसिबल हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी सेंसिबल, मतलब उनको मुझे लगता है कि इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा फेथ है। और जो मेरी जानकारी है कि उनको उन्होंने शादी आज तक इसीलिए नहीं की कि उनको भारत का जो ये काला चमड़ा है वो भी पसंद नहीं है, उनको गोरी लड़की पसंद है और उसमें वो शादी नहीं करना चाहते हैं, तो उनका माइंडसेट दूसरा है। ओ तेरी। विपक्ष में आपका बेस्ट बडी कौन है? काफी, इसमें किसी को मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता। विपक्ष का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा दोस्त नहीं। एक तो आपने बताया ये ओवैसी साहब तो है ही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में आप किसको बेटर मानते हैं? 100% हमेशा अखिलेश जी। अखिलेश हमेशा बेटर हैं, लेकिन इतने बेटर नहीं हैं कि दोनों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ। वैसे उनकी पार्टी में सबसे सेंसिबल यदि कोई आदमी है तो धर्मेंद्र यादव। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव, लालजी वर्मा, ये सभी मुझे बहुत सेंसिबल लगता है। राहुल और प्रियंका में बेहतर लीडर आप किसको मानते प्रियंका को। हैं? वजह? वो ज्यादा समय देती है और रिएक्टिव नहीं है, और 1-2 स्पीच जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया है वो सेंसिबल है। अगर राहुल गांधी की जगह प्रियंका कांग्रेस को लीड करें, आपको लगता है रिजल्ट कुछ अलग? नहीं, वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संगठन नाम का कोई चीज नहीं है। कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं, कांग्रेस को रिवाइव करने का किसी के पीछे कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं, संगठन नाम की चीज ही नहीं बची ना। यदि होती तो आप ये समझिए कि खरगे साहब को, मतलब जिनको की मूवमेंट करने में भी परेशानी होती है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन खरगे साहब के बदले किसी यंग आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए। जैसे बीजेपी में एक नियम है कि 40 साल से नीचे जो है वो मंडल अध्यक्ष जो है बनेगा, उससे ऊपर का नहीं बनेगा। जिला अध्यक्ष 42-43 साल का उम्र का बनेगा। तो एक एज का जो है दौड़ भाग का उससे मतलब आप अध्यक्ष बना दीजिए खरगे साहब, किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते जो ज्यादा दौड़ भाग करता। तो इसीलिए
कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती। केजरीवाल और ममता बनर्जी में से ज्यादा खराब पॉलिटिक्स किसकी? दोनों की खराब पॉलिटिक्स, मतलब दोनों में किसी को अच्छा पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, दोनों गलत पॉलिटिक्स करते हैं। ममता बनर्जी जी को जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और केजरीवाल जी को एनआरकी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए दोनों एक ही तरह के पॉलिटिशियन। केजरीवाल जी का एक दुख ये रहता है कि आप लोग इतना बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार भ्रष्ट है, लेकिन 11 साल में उनको आप जेल में नहीं डाल पाए, और केजरीवाल जी को आप लोगों ने तुरंत उठाया, जेल में डाल दिया। उन्होंने भी तो कहा कि पहला ही आप समझिए, उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित बहुत भ्रष्ट है, कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, शरद पवार बहुत भ्रष्ट हैं, लालू प्रसाद बहुत भ्रष्ट हैं। तो ठीक जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले सरकार तो शीला दीक्षित के साथ ही बना लिया उन्होंने, शरद पवार साहब के साथ हाथ मिला के, लालू प्रसाद जी के साथ हाथ मिला के, मुलायम सिंह जी सबके साथ हाथ मिला के। तो केजरीवाल को कोई मॉरल है उनको, मतलब आप समझिए कि उनको अपने मन में सोचना चाहिए कि आप बोलकर क्या है, अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या लंबा लंबा बोलते थे। इसलिए केजरीवाल जी का दुख जो है वो दुख उनको रहने ही दीजिए, वो दुखी होने लायक ही। नहीं, उनका कहना है आप लोग राहुल गांधी को जानबूझ के जेल नहीं भेजते हैं ताकि आपकी पॉलिटिक्स चलती रहे। क्यों? इनको जेल भेजने से तो इनकी पॉलिटिक्स ठीक ही हो गई। कम से कम अभी लुधियाना का एक सीट जीत गए हैं, तो वो भी सीट आप ने जीत। बेचारे, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स ठीक हो गई, पूरे दिल्ली चली गई उनकी, पंजाब में जाके बैठे रहे तो कितने। यदि हमने गलत किया होता तो वो जीत के आ जाते ना। अरे जिस आधार पर आप आए, जिस करप्शन के आधार पर, पहला ही हाथ आपने शीला दीक्षित जी के सरकार के साथ बना लिया। अगर आपको मंत्री पद मिले तो आप कौन सा मंत्रालय चाहेंगे? अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए, मुझे पता है आप कहेंगे कि हमारा नहीं है, जो मिल जाए, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई बताओ निशिकांत क्या। ना पूछा जाएगा, ना राधा को नौमन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। अरे तो आप इतने काबिल व्यक्ति हैं, आपको क्यों नहीं भाई राधा को नौमन तेल होगा? काबिल मैं हूं या नहीं हो, वो मेरा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। आपको शशि थरूर और ओवैसी में बेटर कौन लगता है? ओवैसी 1000 टाइम्स बेटर आदमी। थरूर साहब भी पढ़े लिखे अच्छे, पढ़े लिखे। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं समझ ही में नहीं आता। ये देश जो है वो स्पेंसेरियन एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलने से नहीं चलता है। थरूर साहब अच्छे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ओवैसी उनसे फार बेटर। जीवन का कोई रिग्रेट है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं? जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। और 2014 के बाद मेरे मन में, जिस तरह से मैं गांव में आया, मुझे रेल बहुत पसंद था, तो रेल लाइन बना पाया। हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बना पाया। लोगों को पीने के पानी की समस्या थी, पीने का पानी दे पाया। स्कूल, कॉलेज, मतलब जो चीज़ हो सकता था, एयरपोर्ट, जितनी चीज़ें हैं, 1.5 लाख पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, फर्टिलाइजर प्लांट, प्लास्टिक पार्क, जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में हो सकती थी उतनी चीज़ें जो है मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। और राजनीति में आकर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं तृप्त हो गया कि जनता को एक सांसद होने के नाते जो मेरे मन में था बचपन में कि ये सब काम करना चाहिए सांसद को, वो सब काम किया। दूसरा क्या है कि इस देश का सांसद का जो दूसरा अर्थ है कानून बनाना। तो इस देश में 2009 के बाद कोई ऐसे कानून, बड़े कानून ऐसे नहीं बने जिसका कि केवल वन नेशन वन इलेक्शन ही एक ऐसी कमेटी है जिसका मैं पार्ट नहीं हूं। नहीं तो जितने कानून बने, चाहे वो कॉरपोरेट लॉ बदला गया, चाहे वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो गया, चाहे आईबीसी लॉ हुआ, एनसीएलटी हुआ, किसी भी प्रकार के कोई लॉ हुए, चाहे कोऑपरेटिव के लॉ बदले गए, सभी की ज्वाइंट कमेटी में, सभी की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में मैं मेंबर रहा। इवन जो भारतीय न्याय संहिता अभी आई है, इसका भी मैं स्पेशल तौर पर जो है माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे उसमें भेजा, मैं क्योंकि होम कमेटी का पार्ट नहीं था। तो मुझे कोई रिग्रेट, मुझे लगता है कि 2009 के बाद जितने कानून बने, उस कानून को बनाने में मेरी भूमिका है। और इससे बड़ा काम जो है पार्टी मेरे लिए नहीं कर सकती थी। पार्टी ने मुझे जितना दिया, शायद किसी सांसद को या किसी व्यक्ति को पार्टी ने इतना नहीं दिया। इसलिए तो मैंने कहा कि नौमन तेल होगा राधा नाची, ये स्थिति है ही नहीं, आपको पार्टी बहुत काबिल मानती है। लेकिन आप इस सब के अलावा अ, और क्या करते हैं? फिल्में देखते हैं, खाने का शौक है? फिल्म बहुत रेयर देखता हूँ। मेरी वाइफ को फिल्म देखने का बहुत शौक है, तो पहले 3-4 महीने में एक फिल्म जो है वो देख लेता था। इधर बहुत दिन से छूटा हुआ है। लेकिन मुझे खेलने का बहुत शौक है और घूमने का बहुत शौक है। तो 2 छुट्टियां मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जरूर जाता हूँ, गर्मी की छुट्टी और सर्दी की छुट्टी में।
और दुनिया के बहुत कम ऐसे देश होंगे जो कि हमसे छूटे होंगे, जो अच्छा। छूटे हैं वहाँ। दूसरा, खेलने में आप यदि देखेंगे तो मैंने अपने घर में भी पैडल कोर्ट और पिकल बॉल देखा कोर्ट मैंने। बना लिया है। मैंने देवधर ट्रॉफी खेली है, तो क्रिकेट का बड़ा शौक है। तो सांसद का जो टीम है उस टीम का मैं मैनेजर भी हूँ। तो मुझे इन चीज़ों का शौक है। और दूसरा, दोस्तों के साथ बातचीत करने का बहुत शौक है। तो मेरा एक जो है, पार्लियामेंट जब चलेगा तो आपको लगेगा कि किसी कोने में जो है मेरे महफिल जमी हुई है और उसमें सारे लोग आते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में मेरा समय बीता है। और इसके बाद मोबाइल चूंकि मैं खुद उठाता हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की कोई ऐसा दिन नहीं है मैं 200-250 फोन नहीं उठाता हूँ और उनके समस्या का समाधान नहीं करता। तो ये शौक है। और खाने का शौक? खाने का नहीं, चावल दाल और आलू के भुजिया के अलावा मुझे और तो बहुत सब बिहारी का, हमारा सबका यही हिसाब रहता है, दुनिया घूम के आइए और फिर सबसे पहले वही, यार एक काम करो, चावल दाल भुजिया बना दो घी के साथ, बस बस काम हो जाए। बस वही खाता। तो निशिकांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगा दर्शकों को भी बहुत आपका एक अलग रूप देखने को मिलेगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपका, आपके विचारों में ही सिर्फ स्पष्टता नहीं है, बोलने में भी है, और इसलिए चूंकि वहां फिल्टर नहीं है तो लोगों को चीजें लग जाती हैं, लेकिन आप रिसर्च के साथ बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। ऐसे ही स्पष्ट रहिए, मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है। लोगों के हिसाब से बदलिएगा तो बहुत बदलते रह जाइएगा। नहीं, अब क्या होगा, बूढ़ा कौवा पोस्ट थोड़े मानता। अब 55 साल उम्र हो गई, अब इस उम्र में थोड़े बदल सकता हूँ। लेकिन आप भी जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए। बहुत बढ़िया। और आज के पत्रकारिता में जो वैक्यूम है उसको आप बढ़िया ढंग से जो है, गैप को भर रहे हैं, फिल अप द ब्लैंक्स। तो उसको भरते रहिए, लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता जो है उसकी कमी है। तो आपको भी बधाई और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।